माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर को एक बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज। मैं एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।
सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद। आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से अपनी संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days. Revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित है, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी, जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने आपको पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूँ। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I lay the paper mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business, both English and Hindi version, sir. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री अजय कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 प्रतिमा भौमिक। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर एल मरुगन। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the ठीक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सर वही बल। I rise to present the 37th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 14 श्री हरीश त्रिवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री जयंत सिन्हा जी। I to present a copy of the 52nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finance on the Competition Amendment Bill 2022 as listed against my name at serial number 15 in today's revised list of business. 16 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 173वें, 174वें और 175वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। आइटम नंबर 17 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to lay on the table a copy each of the 214 and 241 reports Hindi and English version of the Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. आइटम नंबर 18 श्री तापिर गांव। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy each of the 328, 329, 330, 331, and 332 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 18 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 20 श्री डॉक्टर एल मुरुगन। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 20 regarding the status of implementation of the recommendations, observation contained in the 34 report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on the demands for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. आइटम नंबर 21 श्री अधीर रंजन चौधरी जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट। Sir, that this House do agree with the 36th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th December 2022. Pollaji today is little magnanimous upon me. First, He is generous upon me today. ये सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 12/12/2022 को सभा में प्रस्तुत 36वें से प्रतिवेदन से सहमत हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो भी माननीय सदस्य 377 के अधीन मामले उठाना चाहते हैं, वो 20 मिनट में सदन के पटल पर रखने की उनको इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 23-24 अनुदानों की अनुरक्त मांगों, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में शून्यकाल माननीय मंत्री जी के जवाब होगा। श्रीमती महुआ। Honorable Speaker, sir, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I rise grants 22-23. I begin by quoting the author Jonathan Swift. As the finest writer has his readers, so the greatest liar has his believers. And it often happens that if a lie be believed for only 1 hour, it has done its work. Falsehood flies and truth comes limping after it. This government has us believe every February that they're doing great guns. We are the fastest growing, most efficient global employment. We're getting gas cylinders, we're getting electricity, we're getting carcasses. This falsehood flies for about 8 to 10 months, and then the truth comes limping after it. And now we are in December, and the government says it needs another 3.26 lakh crores of additional funds over and above the budget estimate. The government and the ruling party coined the term pappu. You use it to denigrate, to signify extreme competence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual pappu really is. NSO numbers were out yesterday.
Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. Manufacturing is still the biggest generator of jobs. 17 of the industry sectors that make up the index of industrial production have recorded negative growth rates. Forex reserves have fallen by $72 billion in under a year. The Honorable Finance Minister yesterday during question hour mentioned how apparently 50% of FII inflows into emerging markets are coming into India. Wonderful. But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This in 2022 takes the total number renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment, of a healthy tax environment? Who's the pappu now? There is an atmosphere of terror in this country with the sword of the Enforcement Directorate hanging over businessmen and high net worth individuals. The ruling party buys lawmakers for hundreds of crores, and yet members of the opposition represent 95% of lawmakers under investigation by the Enforcement Directorate. But forget politicians. They're tough. They can fend for themselves. Businessmen and high net worth individuals are soft targets. In the monsoon session, in response to a query from my honorable colleague from the JDU, Mr. Rajnath Singh, the Finance Ministry informed this House that in the past 17 years, the ED has opened 5,422 investigations under the PMLA, but has convicted only 23 people. That is a conviction rate of a pathetic 0.5%. Since 2011, the ED has launched 1,600 investigations, 1,800 raids, and convicted only 10 people. In the supplementary demand for grants, I see that the government is asking for an additional 2,900 crores to buy land and ready-built accommodation, office accommodation for the Enforcement Directorate. The taxpayers, you and I, are paying for the ED's operations, for their prosecutions, for their investigations, for their foreign junkets. So do Parliament and public representatives have no right to ask this na khaunga, na khane dunga sarkar, who's presiding over the ED, why there is such a pathetic conviction rate of 0.5%? Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the pappu now? Members of the ruling party continue to spread falsehoods about the benefits of demonetization ad nauseum with no regard to the actual data. You have not achieved the goals of a cashless digital economy. You have not achieved the goals of phasing out fake currency, even after 6 years of your dhamaka announcement. Currency in circulation has doubled from 18 lakh crores in November 2016 to 32 lakh crores in November 22. Cash management company CMS's cash index for ATM hit an all-time high this Diwali. Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the pappu now? I've been reviewing the demand for additional grants, and there are various items in it that are shocking. From a total subsidy request of 1,09,000 crores in March, the Department of Fertilizers has asked for an equal amount in the supplementary request. Just urea alone is accounting for 86,000 crores. Phosphorus and potassium are controlled because they're nutrient-based subsidies. What is this government doing to stem the overuse of urea, which is killing the soil, killing productivity, and killing our health? What the soil needs is balanced use of fertilizers. Bengal has been promoting a balanced fertilizer blend of major fertilizers. And now we are suffering because the center is starving us of the most popular mix of NPK, which is the basal application for potato. During November 22, Bengal asked for a certain amount, and only 33% of our demand for balanced fertilizers was met by the center. Most of the urea-based subsidy is going to GAIL, because GAIL supplies the maximum gas to the fertilizer sector. When are we going to see the much promised reform and competition in this natural gas sector?
When are we going to see the promised transmission system operator, the unbundling of GAIL? Is the government hiding and protecting GAIL under the garb of providing urea subsidies to people? Nearly 2,000 crores supplementary demand is for large industry, whereas only 233 crores is for the MSME sector. But the MSME sector accounts for 90% of jobs in the industrial sector. These are very distorted priorities. About 45,000 crores demand is for Manrega and other rural employment schemes. This is far too little, far too late. The rural sector accounts for nearly 2/3 of employment in this country. Field reports suggest that only a very small fraction of rural households are getting Manrega jobs. That too, not more than 30 to 40 days instead of the assured 100 days. That too, there's a 3 to 4 week lag in wage payment simply because there is inadequate allocation of funds. There is also no supplementary demand for subsidized food delivery under PDS. There's an overall anti-poor bias in the supplementary demand for grants. BSNL is being provided, this is very interesting, BSNL is being provided a viability gap funding of 18,000 crores for rural wireline operations. Prima facie, I don't have a problem with this. But if the government of India wants to keep giving BSNL viability gap funding, it is also giving it free spectrum worth 30,000 crores. Then why not make BSNL free roaming rural for everybody? If I'm not a BSNL user, I'm an Airtel user. I am paying for BSNL's free spectrum. It is not only BSNL subscribers who are paying for it. So if Airtel has poor network in a rural area, why can my phone not latch on to BSNL? Taxpayers are paying for this. Make it free for all in rural areas. The supplementary demand for grants will amount to an additional expenditure of about 4.36 lakh crores. This is going to raise the fiscal deficit above the target that you mentioned in the budget. So what is the government's additional revenue mobilization measures, especially non-tax revenue, that is going to make this up, make up the additional expenditure so we stay within the fiscal demand targets, fiscal deficit target? The Honorable Finance Minister yesterday stood in this house and she likened us, the opposition, to Videsh ka Dushman. And she said, we have Jalan ka Bhavna at India's growth. I stand here today to tell the Honorable Minister, wherever she may be, to tell this government, to tell this ruling party, that all of us here have given up our lives, our youth, our jibon, our jobon, as it were, to dedicate ourselves to the service of this great land, to the service of its people. We represent the farthest corners of this country, from Karimpur to Kutch, from Katgodam to Kasargod. It is our inalienable right to ask the questions of this government. It is our right to question your incompetence. And it is this government's Raj Dharma that should make the treasury benches sit down, listen to our voices, and not react like the proverbial Khisyani Billi. It requires enormous courage and tenacity to simply stand up here and speak the truth, and we are doing it. In contrast, the ruling party is moving from one incendiary issue to another, from the division of Bengal into North and South, to the Citizenship Amendment Bill, to releasing convicted lifetime murderers and rapists just before an election, to openly trying to challenge the judiciary into submission. You somehow keep hoping that you will scare India into submission and you will keep winning power term after term. But it's not working. You just went to election in 3 states. With all your might, with all your resources, you won in only one. The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the pappu now? A certain honorable MP from the treasury benches, who's given to trespassing in high security zones, who goads us all with equal measure of falsehood and fake bravado, yesterday took cheap pot shots at my state, the state of Bengal, with false claims of diversion of Manrega funds. To him, I say this, sir, don't push your luck. I went to Mount Holyoke College. I worship Ma Kali, and I've been elected twice from a border constituency. In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. A certain Jari Booty Baba says publicly, he likes women in saris, shalwars, and also nothing at all. In the presence of the wife of a deputy chief minister of the ruling party, hand on heart, ask yourselves, had any opposition leader said anything remotely similar, you would have been baying for their blood. The ruling party does not denounce it. There is no outrage. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the pappu now? People tell me to keep quiet.
to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind. श्री A.M. आरिफ जी. Thank you, Speaker, sir. Sir, I used to express the views of CPIM on the supplementary demands for grants. Sir, at the outset, I wish to request the Honorable Minister not to take our criticism personally. Fortunately or unfortunately, she is not present here. We raise the issues for the common people of this country. It is our duty, sir. I read the latest report of Public Accounts Committee on excess over oats grants and charge appropriation for 2019-20. In that report, PSC has found that out of the two ministries which incurred excess of expenditure over the allotted funds, one is the Ministry of Finance. Sir, the PSC was astonished to note that the bulk of the excess expenditure was reported by the Department of Revenue and is amounted to a whopping rupees 31,934 crores. Sir, it is pertinent to note that this excess expenditure was over the above the supplementary grant of around 40,000 crore the ministry has taken in March 2020. Sir, if the finance ministry itself is incurring expenditure over ordered grants and then submit for regularization, what is the purpose of presenting these demands here? Why our precious time is wasted by this exercise? So I will quote the remark made by the PSC as I feel it is very relevant to the overall financial management of the economy of this country by this government. So analysis of reason given by the ministries revealed that, I quote, like in the past, lack of continuous watch over the flow of expenditure, lack of timely review of financial requirements, and failure to properly anticipate the requirement of additional funds continue to be the main reasons for the excess expenditure. Sir, in 2021, at the time of COVID-19, Honorable Finance Minister announced a stimulus and relief package of 20 lakhs crore. What is the result of that packages? Sir, no one knows what relief this package gave to common man other than false promises and tall claim like moratorium on bank loans. What they got was 5 kilogram rice every month and nothing else. And cook that rice, they are now spending huge amounts for their pockets as the LPG subsidy is not given for the past 2 years. And what about petroleum products? Luckily, due to the election to Gujarat and Himachal Pradesh assemblies, the government has applied sudden brake and stopped the increasing the prices. But today or tomorrow, surely it will be skyrocketed. It has become crystal clear now that moratoriums on bank loans were mere eyewash and helped only increase the interest burden by the extending the loans. Sir, not a single paisa out of the loans taken by the poor people in this country was either written off or the interest paid by the stimulus packages. Similarly, lack of students who had taken the education loans were not given any respite, even though their studies were disturbed due to the COVID-19. Sir, I challenge this government to bring out a white paper on the Atmanirbhar Bharat stimulus package. But I know it will never, as the truth will get revealed. The government which was hesitant to help crores of the petty traders, farmers, self-employed and manual laborers affected by the COVID-19. But at the same time, government has no hesitation in writing off about 10 lakh crore bad loans of crony capitalists in the 5 years. Sir, it is better to change the name Atmanirbhar Bharat to
Adani Nirbhar Bharat, as well as the asset of the country is handed over to the Adani Group. Sir, almost all major airports are in the hands of Adani. Seaports also not different. Sir, it is not a shame that we have been degraded as a country without national carrier with the sale of Air India. Sir, at the cost of national aircraft, the Honorable Prime Minister has purchased 2 aircrafts for his use. What did the spirit of nationalism? The Prime Minister reminds us every now and then fly away while selling their Air India. Sir, after Air India, seaports and airports, and then turn to railways. Already, government has started the privatization of railway through back doors, and we will have to wait only another few years to see who is, sir, 1 minute, to who is going to take over it. What is happening in the accounts of COVID-19? See, sir, even for traveling distance of less than 5 kilometers, the government has to give ₹30 as the railway is running all the passenger train as express specials in the name of COVID-19. Similarly, the concession given to the senior citizen, in railway tickets was taken away in the name of COVID, and now what? The government says it will not be restored. It will not be restored. Sir, I wonder whether any other democratically elected government will do the people so cunningly in the name of pandemic after it has become completely under control. So COVID-19, global recession, Ukraine war, what else? It brings cheers to the government as they can loot people in the name of code. After this COVID, you are withdrawing all the fellowship grants for minorities who are studying in the different colleges, central universities. Sir, even in the Manrega scheme, which is big relief for the rural people of the country, is being destroyed by this government without allocating sufficient funds and practical norms. No, please conclude. This year, Kerala government asked for the fund for generating 10.31 crore work days, but the sanction was given only 6 crore days. Also, this government is choosing the state governments by denying its due share of central tax and with the stopping the GST compensation. States are literally in the mercy of the central government. Sir, every time an assembly election comes, our Prime Minister reminds the people of the needs for double engine development, which itself against the spirit of the Constitution, sir. He is bound to do service to all states without any discrimination, whether it is BJP or non-BJP. Sir, it is a threat to the people of the state that if you elect different party other than BJP, your development will be halted. Sir, concluding. 1 minute. For reducing the unwanted expenditure and utilize the available resources of the maximum, for the past 2 years, I have been repeatedly inviting the attention of the Ministry of Education on the need for taking over project sector Kendriya Vidyalaya in Kayagulam in my parliament constituency. Sir, it would cost even ₹50 crores for taking over all the 14 project sector KVs which are on the verge of closure. And even now, this government has been non-committal to spending such a small amount for the sake. Mohammed Bashir Saab ji. आप शुरू कीजिए. Sir, thank you very much. Sir, while discussing this demand, supplementary demand for grant, sir, we must be prepared for an introspection on 2 things. Number 1, whether the money allotted as a budget or supplementary demand for various schemes, whether it is properly spent and really attain the achievement. Second thing, whether the country have at least or partially succeeded in reducing the growth inequality between economically elite group and the downtrodden section of the society. So now coming to my first point. Yesterday in this house, the report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Ministry of Minority Affairs, presented the report. So if you go through that report,
you will have a kind of guilty conscience. Sir, committee narrated how badly the budget allocation is handled. It tells you the story of unspent, underspent of allocation, surrendering of the budget allocation in the end of the year. Committee also says that implementation of various schemes for the minorities, that is, they are taking a kind of lukewarm attitude. Committee even stated that they have miserably failed in utilizing budget allocation. Those who read this report may surprise whether this department is dead or alive. That is the situation, sir. Sir, I would like to say that. Who is responsible for this? And what is exactly the reason for this bad players? I would like to say that we need not blame only the department. Policy of the government is also responsible for this. Actually, what is happening, sir? With regard to these minority kind of activities, government makes impediments and stumbling block in the way of implementing the things. Sir, because of the negative attitude of the government towards this section, what is happening? They are pushed into unendurable hardship. That is actually. I will tell you a glaring example, sir. With regard to the scholarship, class 1 to 8, pre-metric, then Maulana Azad scholarship and the fellowship. These two schemes were very useful for that, for the education upliftment of this marginalized section. But you have curtailed that. You have taken away that. Sir, in Malayalam there is a phrase, Picha Chattiyil Kayittu Varila. It means that grabbing and snatching from the begging box. That is happening in respect of them, sir. So it is to be corrected. You are speaking chatting the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Is it true? It is only a lip exercise happening in there, sir. Sir, students are agitating. Yesterday we went there. I went there, saw the students, girls and boys. Sir, I asked that police officer, for what purpose you have brought them here? They shouted slogans. Sir, we call India as the mother of the democracy. In such a country, if they shout slogans, why they are arrested, sir? That is happening in this case also, sir. In that case, that is the... Now coming to my second point, that is growth inequality. Sir, I quote from the World Inequality Report 2022. That says, I quote, according to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world, with widespread poverty and along with the affluent elite. The report points out that in 2021, the top 10% held 57% of the total wealth in the country, while share of the bottom 50 was just 13%. Oxfam India report on inequality finds that the richest 98 Indians own the same wealth as bottom 552 million people. The COVID pandemic has created some difference. In addition to that, it says that all these points are with the billionaires. So I'm coming to the other thing. Instead of taking effective steps to control the things, what the government is doing, they are widening the inequality, sir. Now again coming back to the minorities and SC/ST. Most worrisome thing is what, sir? National integration, communal harmony, peaceful coexistence. It is vanishing from the horizon of India. That is what is happening, sir. Sir, we have to realize Indian freedom movement, even that is polluted, sir. You are rewriting the history, which is an offense you are doing. Mind of young generation is polluted, sir. Textbooks are rewritten. History books are rewritten. That is happening in this, sir. Body, authentic body, sir. Let me just take 1 minute. Please. Yeah, 1 minute, sir. NCERT, UGC, ICHR, universities are all headed by the person having vested interest, sir. Selection to the higher post are
not on the basis of merit or their credential. It is on the basis of political consideration only, sir. The legislations are taken place in different states, sir. Different legislation, anti-love jihad and anti-conversion. This kind of legislation is for what? Only to create confusion and unrest in this country, sir. I don't want to take much of the side. What I'm asking is, government should be serious in this, sir. Government should not have party. Government should not have partisan attitude. Government is for the people. I will try to tell you, there may be some ideology you may like or dislike. That should not be the criteria in deciding this. Only one, I quote from Mahatma Gandhi's quoting. Mahatma Ji told, you have to do the right thing. You may never know what result come from that. So that is the thing. So what in brief, sir, concluding, I am asking justice for the minorities and down to you should not do this kind of injustice to them. Sir, with a few words, I conclude. Thank you very much, sir. Ji, please. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने हमारी सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं काफ़ी देर से अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों को बैठ के सुन रहा था। निश्चित तौर से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इनमें जो हमने मांग की है, ये आश्चर्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ये कहें ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्यों लाया, और उसके संबंध में जिस तरह की टिप्पणी की गई, पप्पू की टिप्पणी की गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत वर्षों से लोग बैठे रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, और ये बजट में एक प्रक्रिया है कि अगर बजट में जो हम साल का एक एनुअल आउटले का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, और जब उसको हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई, चाहे नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे फ्लड हो, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या इस तरह की स्थिति हो कि शायद दुनिया का असर सब देशों पे पड़ता है, यूक्रेन का या रसिया का जिस तरीके का युद्ध हुआ, जिसके नाते फर्टिलाइजर की सप्लाई जो यूक्रेन हमें करता था यूरिया का या रसिया करता था, उस युद्ध के नाते अगर हमको दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ा, तो ये शायद शाश्वत नियम है कि हमेशा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आता रहा, और ये हर सरकार में, हमारी कांग्रेस भी बहुत दिन सत्ता में रही है। मुझे तो लगता है ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड्स हम लेके आए, फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच हमारा है। और यहाँ तो बजट पास होने के बाद जैसे मानसून सेशन शुरू होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ जाता है, और हमको मानसून को विंटर सेशन में इसको लेके आए, और किन परिस्थितियों में लेकर के आए, सरकार की तरफ से भी कहा गया, और हमारे निशिकांत जी और यशवंत जी ने सारे लोगों ने विस्तार से कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यों में भी यह प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिसका बजट में प्राविधान नहीं आउटले और उसके खर्चे की जरूरत पड़ गई सरकार को, और सरकार उस खर्च को करती है, तो एक एक पैसे को बिना सदन से रेक्टिफाई कराए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक पैसे की सैंक्शन हो नहीं सकती। तो ये राज्य में भी होता है, और लगातार ये एक प्रक्रिया है बजट की। अगर बजट का ज्ञान हो तो निश्चित तौर से ये सप्लीमेंट्री डिमांड पर ग्रांट उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि आखिर ये कौन पप्पू है, तो इसके अंदर राज्य में अगर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आ रहा है तो बताना पड़ेगा उनके राज्य में कौन पप्पी है जो इस तरह के बजट लेकर के आया है। निश्चित अच्छा, ये पप्पू और पप्पू में क्या देख लेंगे ओके। अब ये तो अधिष्ठाता महोदय आप तय करेंगे। ओके आप तय करेंगे, आप तो तय करेंगे
पप्पी शब्द निकाल दीजिएगा, कुछ और क्यों क्यों साहब? अरे जी चलिए चलिए, उसको आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो नो नो, आप बैठिए, चौधरी साहब बैठिए, आप बैठिए। अधिष्ठाता महोदय, जिसको आप कह रहे हैं आपका फैसला सिरोधार्य है, लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने अगर राज्य के लिए कहा है तो उस शब्द को केवल आप अनपार्लियामेंट्री कैसे करेंगे? अगर उसको गोद में लेके खिलाते हो तो फिर उसको आप अनपार्लियामेंट्री अगर कहेंगे तो आप देखिए कि कितना प्यार से पप्पी को लोग खिलाते हैं। ओके फिर तो इस तरीके से आप समझ प्लीज तो मैं नो, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज मैं आप प्लीज डोंट लाने का अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। सप्लीमेंट्री लाने का जी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लाने का मुख्य कारण है इसकी हायर सब्सिडी बिल जो हमारे ऊपर आया, चाहे वो फर्टिलाइजर यूरिया हो और चाहे फूड पे हो, चाहे एलपीजी पे हो। तो इस फर्टिलाइजर, फूड, एलपीजी पे और 10% हमने इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम वो खर्च करते हैं जिससे देश के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अस्थायी परिसंपत्तियां, चाहे रोड हो चाहे रेल हो। आज हमने इस बजट में रोड और रेल के लिए लिया है सर्वाधिक, तो इसकी तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि देश में अगर आज हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कभी कल्पना की थी किसी सरकारों ने? हाईवे तो बना नहीं पा रहे थे, आज हम हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर, चाहे यूपी हो, 11 कॉरिडोर बना रहे हैं। जहां हाईवे बनेगा उसके किनारे इंडस्ट्री जाएंगी तो निश्चित है देश दुनिया में सबसे आगे विकास करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से इस बजट में जो एस्टिमेट एक्सीड हो जाता है, मैं इसके कारण बता रहा हूं। और उसके कारण को सरकार को जब अधिक दाम देना पड़ता, प्राइसेज देना पड़ता, खाद के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2022 से। तो अगर आज जनवरी 2022 से फर्टिलाइजर के दाम में वृद्धि हुई, हम अभी तक 1650 रुपीज पर बैग सब्सिडी देते थे। 1650 रुपए का जिस बैग पे हम किसानों पे, देश के लिए, ये बात किसानों की करते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक जो किसानों के खाद पे 1650 रुपया खाद पे सब्सिडी पर बैग दे रही थी, अब वो इस बजट को लाके 2501 रुपया हम पर बैग के खाद पे सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के किसानों के, मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उससे आज कम से कम 50% पिछले साल की तुलना में हमारे ऊपर बोझ बढ़ा है, इसलिए हमें लाना पड़ा है। मानव, मैं कहता हूं कि आप ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, हम एक एक ग्रांट से आएंगे कि हमने किस तरीके से लिया है, लेकिन आज भी ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, जिसने कहा कि एज पर IMF GDP ग्रोथ रेट इन 2022, the IMF GDP projection for India stands at 7.4% in 2022-23, which is significantly higher than the most of the developing countries. China, for example, had a rate of only 3%. जिस चाइना की रोज बात करते हैं, जिस अमेरिका की रोज बात करते हैं, आज इस सदन में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस बात का निश्चित तौर से शोध हो रहा होगा कि आज दुनिया में भारत का, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कोई कंट्री हो, आज दुनिया में अगर इन्फ्लेशन पे किसी ने नियंत्रण पाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाया है। और मैं ये बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरीके से हमने किया है, और GDP पे जिस तरह से हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा बढ़ा है, तो उस तरीके आज हमारा GDP का प्रोजेक्शन क्या है, ये IMF के आंकड़ों के हिसाब से 7.4%, तो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक, और पाकिस्तान का 2%, आज चाइना का 3.1%, USA का 2.6%, यूनाइटेड किंगडम का 4.2% है, और पाकिस्तान भी हमसे पीछे, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का भी बेहतर है 7.2%। ये IMF का है। आज पूरी दुनिया में GDP में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर है,
वो 3.5% हो गया, जबकि 2014 में 2.6% था पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया का जीडीपी का शेयर था। और ये 2027 में पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर 4% होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्फ्लेशन में अभी निशिकांत जी ने जब डिबेट शुरू किया था तो मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन उल्लेख कर दूंगा कि आज जो दुनिया की टॉप ग्लोबल इकोनॉमी थी, जिसमें इंग्लैंड भी एक था, उस इंग्लैंड की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि आज वहां 3 प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। उसका उल्लेख उन्होंने किया था। और आज केवल मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां इंडिया में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, जहां इंग्लैंड के आज जिस तरीके की 10.1% है, रूस की भी इन्फ्लेशन, वहां भी महंगाई 14.3% है, जर्मनी की 12% है, ब्राजील की 8.7% है। कभी भी कांग्रेस यूपीए की सरकार में डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है। पहली बार 7% के इन्फ्लेशन पे आज भारत की सरकार ने इस देश को महंगाई पे नियंत्रण किया। तो इसलिए नहीं, मैं कोई चीजें जो कह रहा हूं, आप एनएसओ का रिकॉर्ड देख लीजिए कि नेशनल जो स्टैटिक्स हमारा है, इस नेशनल स्टैटिक्स का रिकॉर्ड क्या है कि हम 2019-20 में जब कोविड की वैश्विक चुनौती थी, उस महामारी के पूर्व जो हमारा जीडीपी था, आज ये नीतियां हमारी हैं, हमारे इस तरीके का आज संकल्प है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की वास्तविक जीडीपी को पुनः 2022-23 के सेकंड क्वार्टर में लाने पे हम ले आए हैं। आज ये सेकंड क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं एनएसओ के द्वारा। आज सेकंड क्वार्टर में 2022-23 में हमारा 6.3% है। फर्स्ट क्वार्टर में इससे भी हमारा ज्यादा था 2022-23 में। और हम कहते हैं खाली कमेंट कर देने से नहीं हो, आज हमको देखना होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, हमारा देखना होगा कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल कितना है, हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से मैं साथियों का आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन केवल सेकंड एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में भारत के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं कि जीडीपी का 2022-23 के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं, उसके जीडीपी का 58.4% आज डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जहां दुनिया में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रेड बटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना में जहां लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पे जैसा उल्लेख किया हमारे साथियों ने, और आज भारत में इस तरह का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है जो 58.4%। ये उपलब्धियां हैं। आप इस पे बात करिए, आप इस पे चर्चा करिए कि 2013-14 के बाद जो सभी वर्षों में हमारा जो अभी तो शुरू किया है। जी मुझे पार्टी की तरफ से समय मानवर दे लेने दीजिए। एकदम से समाप्त मत कीजिए कि नहीं, समाप्ति की तरफ बढ़िए, एकदम से समाप्त मत कीजिए। मानवर हमारी पार्टी, आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट जी, 10 मिनट तो देंगे। आप बोलिए तो बोलिए। 10 मिनट भी नहीं देंगे हम, अब बता दीजिए। तो इसलिए आज उस कोविड की चुनौती के बाद जो हमारा ट्रेड है, होटल ट्रांसपोर्ट है या सर्विस सेक्टर है, उसके फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में 16% की वृद्धि हुई है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल क्या होता है? ये निवेश को दर्शाता है। आज हमारी निवेश की स्थिति क्या है? निवेश की स्थिति दुनिया में 2022-23 की पहली छमाही में देखिए, कम से कम इसका जवाब तो दीजिए कि क्या भारत ने, आज अभी मैं काठमांडू गया था और वहां पे मेरी एम्बेसडर साहब से बात हो रही थी, ये केवल भारत का सवाल कि अभी भी चाइना दुनिया से अलग थलग है, अपने लॉकडाउन से जूझ रहा है। आज नेपाल में जहां हमारा व्यापारिक संबंध है, आज भारत का हर जगह एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उसका नतीजा है कि आज हमारे इस भारत के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भारत है, जहां हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है। और उसी की देन है कि 2022-23 की पहली छमाही में $20.2 बिलियन का एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज कभी इस पे तो नहीं चर्चा किया कि हमने किस तरह से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए,
हम सबका साथ सबके विकास की केवल बात नहीं करते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सेंटर स्टेट्स को भी मदद करे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो। उसके लिए हमने 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स फंड बनाया। उस पर चर्चा कर लिए कि 7.5 लाख कैपेक्स फंड में हमने कितना दिया है। भारत सरकार ने 2022-23 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए हमने कैपेक्स फंड 7.5 लाख का, और ये नहीं कि केवल फंड बनाया, अब तक उसमें हम 54%, 54% से अधिक अप्रैल से अक्टूबर तक अधिष्ठाता महोदय भारत सरकार खर्च कर चुकी है, राज्यों को भी दे चुकी है। ये है सेंटर स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर। अरे कम से कम बजट पे, देश की सुरक्षा पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे तो कम से कम हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें। और कम से कम बजट पे जब बात करें तो बजट का ज्ञान तो रहना चाहिए कि आज हो। और जब हम उसका परिणाम भी आ रहा है कि आज जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है, इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। ये तो सभी मानते हैं कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने एक ग्लोबल रिसेशन कर दिया है, लेकिन उस मंदी के बावजूद, उस रिसेशन के बावजूद भी जो मंदी आई है 2022-23 या 19-20 के बाद से कोविड की शुरू हुई, उसके भी हम सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जीडीपी का 23.3% है, जो न केवल 15-16 के बाद से अभी तक के वर्षों में सबसे पहला रिकॉर्ड है कि आज हम दुनिया में एक्सपोर्ट में 23.3% का हमारा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट हमारा 22.9% था, सेकेंड क्वार्टर में 23.93%। इसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एटलीस्ट दे शुड बी सेटिस्फाइड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नाउ आवर एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर टू ईयर। तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक रूप से आलोचना करिए, उसमें पूरा अधिकार होता है। और आज दुनिया में उच्चतम इन्फ्लेशन के बावजूद भी आज हमने भारत में 22-23 के पहले 6 मंथ में जिस तरह से वृद्धि दर हासिल किया है, वो हमारा 9.7% की ग्रोथ रेट है, जबकि इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5.6% है, चाइना की 2.2 है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की 3.2 है। तो किस पे आप बात करेंगे? आज ग्रोथ रेट हो तो दुनिया के हम देशों से तुलना कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो तो दूसरे से हम तुलना कर रहे हैं। समाप्त और कीजिए। अगर केवल 5 मिनट और लूंगा, 2 मिनट दूसरी छमाही हो तो उसमें भी 6.5%। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए ये हमने तय किया है कि 2024-25 तक हम अपने देश की $5 ट्रिलियन बनाएंगे। इसी पे कर लिए। मैं तो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रिक्वेस्ट कर रहा था कि मान्यवर, आखिर आप तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, 193 पे एक चर्चा इंडिया एमर्जिंग इकोनॉमी एज ए टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी, इस पे चर्चा कर लीजिए। तो माननीय स्पीकर साहब ने कहा था कि जगदम्बिका जी, आप बजट पे जितनी देर बोलना चाहिए आज बोल लीजिएगा। तो हमें तो स्पीकर साहब की तरफ से आज समय मिला हुआ है, तो अधिष्ठाता महोदय कम से उस पर कृपा रखिए। मैं कहता हूं कि सुप्रिया मौजूद थी और तमाम लोग हमारे दादा मौजूद हैं कि 2014 में आप क्या कहते थे? 2014 में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, ये आपका भाषण है। तो 2014 में इस देश में आप स्वयं कहते थे कि एक पॉलिसी पैरालिसिस, सुप्रिया को भी याद होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, यहाँ की टर्मिनोलॉजी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, तो कि नीतियां पंग हो गई मनमोहन सिंह की सरकार, आप भी कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, इट वाज वेरी कॉमन। और उस पॉलिसी पैरालिसिस में स्थिति ये हो गई थी कि एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, भारत के उद्योगपति अपनी पूंजी को यूरोपियन यूनियन में, साउथ अफ्रीका में वहां लगानी थी। चिंता का विषय हो गया था कि आखिर इस भारत से क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं। और आज क्या स्थिति है कि आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए कि हम $5 ट्रिलियन को हमने सेट किया है। लोग तो कोविड की वैश्विक चुनौती पे अपनी जान बचाने के देश अपने परेशान हैं कि हम वैक्सीन दे सकें, हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकें। मैं कहता हूं दुनिया में केवल एक भारत है जिसने कोविड की वैश्विक चुनौती में भी अगर किसी को फूड सिक्योरिटी, किसी को कोविड में हेल्थ सिक्योरिटी और किसी को दिया है,
ये भारत ने दिया। और आप भी थे 2014 में क्या कहा जाता था कि दुनिया की जो सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था उसमें एक भारत है, और आज क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी भारत है। तो कौन सी तुलना आप करने की बात कर रहे हैं? आखिर हमने इंग्लैंड को पीछे करके पीछे आखिर भारत आज 5 इकोनॉमी में आ गया, और हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। हम तीसरी इकोनॉमी पे जाने वाले हैं कि हम दुनिया के टॉप 3 जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पे जाएंगे, और जाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 24 में फिर सरकार आएगी, 24 में फिर सरकार आएगी, तब हम 5वीं की बात नहीं करेंगे, तब हम टॉप 3 की बात करेंगे, और 2027 में टॉप की बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पाल साहब बस प्लीज समाप्त कीजिए। पाल साहब मैं आपसे एक प्लीज दो बस जल्दी से हो गया नहीं हो गया। देखिए ऑलरेडी 21 मिनट्स नाउ। कहाँ बात प्लीज दो मिनट बात करें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2020 से 25 तक का हमारा टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की हमारी सरकार का, मोदी जी का है कि हम अचीव करेंगे। तो आखिर उस $5 ट्रिलियन केवल हमारा स्लोगन नहीं है। आज उस $5 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम मनरेगा में ले रहे हैं, मनरेगा में याद करिए हर गांव में तालाब होते थे, बिहार हो, यूपी हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे बंगाल हो, हर घर के पीछे तालाब होता था, मछली पाली जाती थी। और आज तालाब विलुप्त हो रहे हैं, आज सरोवर खत्म हो रहे हैं, आज पोखरे खत्म हो रहे हैं, गांव में वाटर बॉडी नहीं है, मई जून में जानवरों को पीने का पानी नहीं है। ये आप यकीन करिए कोविड की चुनौती आई, अगर लोग शहरों से, मेट्रो से गांव गए, जहां प्रधानमंत्री ने सोचा मनरेगा को हम लोगों को जॉब दें, वहीं उनको एक संकल्प आया कि हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाएंगे। 25,000 अमृत सरोवर बनाने का काम किया। श्री डीन कुरियाकोस जी मंत्री हैं, और अब 50,000 का टारगेट 2023 तक गिरिराज जी ने 50,000 का टारगेट रखा। आप उन गांव में चलिए, आपके मेरठ में भी जो सरोवर, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसमें पाथवे है। प्लीज दो मिनट काम आ गया। नहीं 2 मिनट दूंगा, मैंने मानवर वो वाक्य केवल बोलिए प्लीज, ओनली 2 सेंटेंसेस। तो 111 बस बता दूं $5 ट्रिलियन के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ इनके नॉलेज के लिए रहेगा, इनके ज्ञान के लिए रहेगा प्लीज। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम $5 ट्रिलियन कैसे अचीव करेंगे। 111 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं, और आने वाले 25 तक हम $5 ट्रिलियन हम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति होगा। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे अधिष्ठाता महोदय, तो कोई बात ही नहीं। आखिर यूएसए के 3 गुना आबादी की तरफ देख रहा हूं तब से, कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आप बंद कीजिए। गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर से उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, प्लीज। No, now you please start. Sir, thank you very much for getting this opportunity to participate in this discussion. Nothing will go on record. Around 30 minutes. Thank you. Praises on this government, Jagadindra Palji, continued, and we heard about that. Sir, I am not commenting on that, but the real factor is the rural India, the people of our nation is very much worried about the policies and the activities of this government. All the praises, whatever he said, please about कृपया माननीय सांसद जी को सुनिए. corporate groups, and not been for the farmers and common people of this country. Sir, it is quite unfortunate to say that the budget 22-23 is indicating the changes in center's focus and priorities. Sir, it doesn't talk about government's early guarantee of doubling farmers' income within 5 years. The budget has purposefully excluded or subsumed some crucial schemes like interest subsidy, subsidy on fertilizers, etc., and many older ones have been renewed. Sir, it is understood from the budget documents.
The total projected expenditure of the nation for 2023, rupees 39.45 lakh crores. Of this, only rupees 1.24 lakh crore is earmarked for agriculture sector, which is only 3.5 or 3.1%. Also, it is clear that the priority of agriculture goes down to 7th position after defense, consumer affairs, road transport, home affairs, railway, and rural development. I have no doubt these areas are important, but agriculture sector should get more priority because a large volume of our population still depending on agriculture sector. Sir, since the inception of 17th Lok Sabha, I have been attempting to draw the attention of Union government on depressing trends in the price of agricultural products like natural rubber, cardamom, pepper, etc. It is quite unfortunate to say that these issues were not considered with adequate attention. Sir, what is the rubber price, market price nowadays? Only 140 rupees we are getting. At least 250 rupees we should get because we are not getting the production cost. Yeah, our rubber farmers are facing a crucial situation there. As per the Swaminathan formula, production cost plus 50% is very much necessary and we should get the minimum support price. And what is the price of cardamom? Nowadays, we are getting only 800 rupees. At least 1,500 rupees we should get the MSP for cardamom and pepper also. This government, union government, especially supporting the farmers through commodity boards. But after 2014, this government stopped all the incentives and the benefits, whatever distributed earlier became stopped. It is quite unfortunate. They are giving the budget allocation only for the salary distribution of their officials. They are not supporting the farmers. So our demand, the budget allocation for the commodity boards, especially rubber board, cardamom means spices board, and coffee, tea boards, the budget allocation should be enhanced. And also give some MSP plans or policies to these agricultural products. Government should announce it as agricultural products, sir. It is treating as commercial. It is the real thing. But it should be included in the CACP list. Commission for Agricultural Cost and Price. Otherwise, we can't announce the MSP. So our demand for announcing MSP, these products identified as agricultural and should include in the CACP. That is our main demand. And also, sir, the cattle farmers. I would like to say about our cattle farmers. Government should announce the subsidy for cattle feed. Otherwise, they can't purchase the cattle feed. So they are in crisis. Our government should support them, but not at all bothering about that. And our demand, cattle farmers can include in the Manrega. Now the time for revision of our Manrega jobs. Government should consider cattle farmers also, Honorable Ministry is here, cattle farmers also included the Manrega. Very unfortunate, I would say, Manrega, this government is treating us secondary. I'm sorry to say that, sir. A large volume of Manrega wages are pending from Kerala, from my district. Large volume of wages are pending. It should be dispersed very immediately. It is a #1 poverty eradication program all over the world concerned. Manrega is our pride. Government should take it as very serious. And I'm coming to other points. Sir, our development works for railway and national highways. We are very much thankful for national highway development also because very recently in my constituency, National Highway 85, Kochi Dhanushkodi, government awarded 910 crore rupees new project. I am very much thankful to Honorable Ministers. But my demand, we should consider the earlier announcements. That means earlier commitments, whatever this government produced. For in NH 85, Muachipudi and Kodamangalam bypass. It's a long pending demand. From 1994, we are waiting for that. And NHAI considered, but NHAI demanding 50% share of state government. But due to the financial crisis of state government not in a position to contribute that 50%. And my request, without Muachipudi and Kodamangalam bypass, NH 85's development not being completed, not complete. So that's why central government, Ministry of the Road Transport, take it as a standalone work and complete it very fastly. And about our railway project, sir, Vande Bharat is coming. We are welcoming. But
what about Angamali? Sorry, 2 minutes I need. Angamali Sabari rail project. It started in 1997, 1998, but after 7 kilometers, the rest of the part is still in stagnation. We want to restart that. It is the time. Time has arrived because Kerala government already committed 50% share for the construction. But why this government is keeping delay? So our demand to Railway Ministry, Honorable Railway Minister, should consider very fastly. Idukki district is out of the railway map even now. It is only the hope. That's why, apart from that, the people who are living that area, that project areas, peckmarked their land, and they can't pledge their land, they can't do nothing with their land. That's why they are in crisis. Government should take it in priority and restart, defreeze that Angamali Sabari railway project very immediately. And one more thing I would say about plantation labors here. But, sir, I am coming from the district Idukki. A large volume of... Sir, 1 minute, I'm concluding. Last point. Plantation workers, their living condition is very much pathetic. They have no housing facilities. Okay. Even drinking water from Pirimedu Taluk, more than 17 estates already been stopped their operations. So I urge upon the government to announce a tea workers package for Kerala, whatever government announced in Assam and Bengal. I don't know what is the condition of that package. Anyway, we needed a special package for tea garden workers there. Thank you, sir. सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर आपने बोलने की मुझे इजाजत दी। इसका मतलब यह है कि आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं सरकार चलाने के लिए। मैं एक सवाल संसद से मांग रहे हैं। मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं, उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं। उसमें लिखा है, RBI has informed that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी RBI नहीं बताएगी हमारे को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेके नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है। वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए है। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब
अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं। तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा यह है कि आप EMI के रेट तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप FD का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन FD का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, और अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, तो वो इमारतें किसी काम की नहीं है। अगर वहां पर अगर आपके पास फैकल्टीज नहीं है, और ये भी मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स कितनी, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी है? 6180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IITs और IIMs, बहुत सारे BJP के हमारे सदस्यों ने कहा कि देखिए हमारे राज्य के अंदर हम कितने IITs और IIMs बना रहे हैं। इमारत बनाने से तालीम नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरूरत रहेगी। IITs के अंदर 4502 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IIMs के अंदर 493 वैकेंसीज है। दूसरा यह है, एक बहुत अहम सवाल, 2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, हमने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है, YouTube के ऊपर आप भी देख सकते हैं, कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से है, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है पिछले 6 साल से। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िएगा आप, सादा ईंट नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, एक सादी ईंट तक नहीं पड़ी है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इस मुल्क को, हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के महोदय, आज आपने अनुपूरक बजट पर आपने मौका दिया है बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज
सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चे में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं सरकार से कि विगत 8 साल से आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा हर साल। उसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। 3 महीना नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो काम हुआ है देश में, जो लोगों के बीच में वादा किया गया है, उस पर बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए जी। हम लोग हाउस में आए हैं जनता के बदौलत जी। और आने वाला 2024 होगा सर, फिर हम लोग को जनता से वोट लेना है, तो हम लोग कितना झूठ बोलेंगे। अब जाएंगे जनता को तो हम बोलेंगे ना भाई कि 2-2 करोड़ सालाना, अब 10 साल का हिसाब आप दीजिए। माननीय मंत्री जी, बेरोजगार लोगों के लिए आपने केंद्रीय जितने भी संस्थान है, आपको चाहिए था कि सभी से डिमांड करना कि कहां-कहां वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री था, अब आयुध फैक्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, तो यह अनुपूरक बजट तो उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे दे, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको बचा के रखना है, या नहीं कि बेच देना है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने भारतीय रुपया 84 रुपया और $1 का दाम है। उस समय जब सरकार आपकी बनी थी, उस समय 64 रुपया। आज देख लीजिए जो हालात है महंगाई का। आपने कहा था कि महंगाई पर भी हम रोक लगाएंगे। जब आपने उजाला योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे दुनिया लोगों ने तारीफ किया कि हर गरीब के पास उजाला योजना चला गया। आप देख लीजिए कि उजाला योजना में आज गरीब लोग कितने गैस भरवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां लिए हैं सभापति महोदय, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं। उसका सर्वे होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को आपने सालाना महीनेवारी देख लीजिए कि उस समय 460 रुपया गैस था, तो लोगों ने 1 महीना 2 महीना भराया। आज गैस का कीमत 1200 रुपये तक चला गया। आप आज गरीब के पास गैस नहीं है, फिर गरीब लोग देख रहे हैं कि लकड़ियां चुन चुन कर खाना बना रहे हैं, तार के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं, जो सूखे पेड़ हैं उससे जलावन निकाल के घर में खाना बना, तो उनका आंख आज भी खराब हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी लोगों को जवाब देश के सामने रखना पड़ेगा। 2024 है, सिर्फ सबके लिए है। हम लोग का तो बचाव तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे। आज सभापति महोदय, हम समझते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार नहीं, बहुत है, उड़ीसा है, कई राज्य हैं। आपने कहा था कि देश का विकास दर हम बढ़ाएंगे, और देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो पिछड़े राज्यों के लिए आपने कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, लेकिन बिहार लगातार मांग कर रही है विशेष राज्य के दर्जे का, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिस तरीके आपने पहले राज्यों को आपने पिछड़ा राज्य के विशेष राज्य का जहां जहां दर्जा दिया, उसी तरीके से बिहार में भी पिछड़े राज्य विशेष राज्य का दर्जा देकर जहां की औद्योगिकरण बढ़े, इसके लिए आप काम करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान देने का भी आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के छत का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन आज देश
दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब के पास आज भी गरीबी वही हालत है। आज भी इंदिरा आवास की जो बनना चाहिए था, आज गरीबों को बीच नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास तो मैंने आपको आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जो बात कह रहा हूं सर, जी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा था उसी को कह रहा हूं कि बजट में इसी यही लाना चाहिए था। आज गरीबों के पास मकान नहीं है, पक्का मकान बनवाने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उतना ही नहीं सभापति महोदय, आज किसानों को खाद नहीं गांव में मिल रहा है। आज 37% बिहार से मैं आता हूं, बिहार में अभी यूरिया मात्र 37% सप्लाई हो रहा है। आज किसान परेशान है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज पूरे देश में कितने राज्यों को आपने किस रूप में आपने यूरिया का आवंटन किया, इस सरकार को बताना चाहिए। लगातार किसान परेशान है। सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि डिमांड्स ऑन ग्रांट, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स को तो हमें पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता है। 3,25,000 करोड़ से ऊपर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है, कैश फ्लो हमें अंदर इसमें देना है। मैं आपसे के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, एमओएस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख करके जवाब देंगे। यहां कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य, ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज्ड रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में। तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस और एसआर की नायरा, 2 कंपनीज का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार जो है क्या कहना चाहेगी? क्यों नहीं सरकार की तेल कंपनियां डायरेक्ट ये काम करती, ये बिजनेस करके, और हमारे जो गरीब जनता जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर खरीद रही है, उसका फायदा अगर उसको पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। मैं जो है, अब मुझे पता नहीं किसकी कंपनी है, शायद जिसके लिए आप पहले काम करते थे एसआर की होगी, मुझे नहीं मालूम किसकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हम लोग यहाँ पर
इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, अभी बात हुई इकोनॉमिक पैरालाइसिस की, आज कौन सा इकोनॉमिक पैरालाइसिस नहीं है। आज तो गब्बर सिंह टेरर से सारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान हैं। आप भी आते हैं सर, पिछले 3 दिन पहले मेरठ में भी वही हाल था, अमरोहा में भी वही था, बरेली में भी वही था। जीएसटी के नाम पर रेड जो है, किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर रेड नहीं करती है सरकार, ऐसे लोगों पर नहीं करती जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो जो एग्जेम्पशन दे देती है। लेकिन जो बेचारा ठेले पर पकौड़ी तल के बेच रहा है, आपने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भी रोजगार है कि स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी तलने का पकौड़े तलेगा, वो भी तो एक रोजगार है। लेकिन आज तो हालत ये हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पकौड़े तल रहे ठेले पे लगा करके जीएसटी की रेड उन पर हो रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि साहब टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी जो है कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे। मैं समझता हूं डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया, जो कैश करेंसी प्रिंट थी आज 2 गुना से ज्यादा हो गई। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुझे बताएंगे। सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, इस देश का विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये हो क्या रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तक खत्म कर दिया आपने। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चे थे, वो आप चाहते हैं कि वो स्कूल ना जाएं, वो पढ़े ना। जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी, वो आपने खत्म कर दी। आप कर क्या रहे हैं? सच्चर कमेटी ने इस देश में बताया, डायग्नोज किया कि किस तरीके से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के बच्चे जो हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कितने पिछड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज किया। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज दिया, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि साहब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो सिर्फ जो है 4 दीवारी में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम तो सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की बात करने वाली पार्टी से हैं, लेकिन आपने जो 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया, उसका सर्वे कहां हुआ था? वो कौन सा कमीशन था जिसने सर्वे दिया? उनको आपने रिजर्वेशन दिया। मैं सभापति महोदय, मैं इन्हीं बात के साथ मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उनको बहाल किया जाए। जो एससी एसटी माइनॉरिटीज के ओबीसी के बच्चों को जो पढ़ाई से रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वो उसको बहाल करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. So I speak here on the demands for grants. सर जगदम्बिका पाल जी शायद अभी निकल गए, उन्होंने 3-4 चीजें बोली, मैं थोड़ी संक्षेप में बोलना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की और राज्य ने और सारे सांसदों ने आभार मानने चाहिए केंद्र सरकार की कि बहुत मदद की। अच्छी बात है की जरूर, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने जब राज्य का हिसाब किया, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हर राज्य के बजट में आता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्लान एक होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, तो ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहाँ हैं। तो सप्लीमेंट्री डिमांड, तो इसीलिए ये चीज कोई नई नहीं है, ना स्टेट के बजट में होती है ना देश के बजट में होती है। मैं 3-4 छोटी चीजें आपको बनाना चाहती हूँ सर, कि उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वो केंद्र सरकार ने किया। सही, आपने वो, आप तो माई बाप सरकार है, देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन एक चीज देखनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी में महाराष्ट्र की बताना चाहती हूँ, जहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब जो एमपी फंड था सर, वो इस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया था 2.5 साल के लिए।
अभी धीरे धीरे सुरू हो रहा है. आठवतं आपल्याला आपण खासदारांचा फंड बंद केला होता. लेकिन महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे भी 1, 2, 3 नहीं, हर पार्टी के हर एमएलए को 5 करोड़ रुपया का कभी भी फंड बंद नहीं किया था. तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी. मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बता रही हूँ. दूसरी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सब बोले. वैक्सीनेशन दिया सबने, अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया सरकार ने नहीं बनाया था. वो एक पूना डिस्ट्रिक्ट से जहां से मैं आती हूँ चुन के सर, वहां सीरम इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, उन्होंने बनाया. बांटा जरूर आपने, लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ने. महाराष्ट्र में बीएमसी को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए. किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया. और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में तो वो महाराष्ट्र है. ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ. तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है. दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग. सर, दूसरी एक बात, काफी लोगों ने, इम्तियाज भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज आई थी सर कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था. आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है. और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% is the haircut, only 15% was recovered is what the news item said about NPAs in banks. अब आप सोचिए सर, इम्तियाज भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है. अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितने शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है. लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी. दीज आर नॉट लेगेसी इश्यूज, आप ठीक कर सकते थे. 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी. तो ये लेगेसी इश्यूज में मत फंसाइए हमको. तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ कर सकते थे. आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते. जो इम्तियाज भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते. लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ किया. वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए. इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है. दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी. इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई. लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग. पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1. आई टॉप्ड द कंट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है. इस साल भी सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई. 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला. और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है. तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा? आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है. आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है. आपने किन किन चीजों के लिए मांगा है उसके लिए अच्छी बात है. मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी लिए. फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक गठी आई, ना कुछ है. सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट. तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर. सब ने कल, मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब, निशिकांत जी भी यहाँ है, कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले. लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना, उसमें चिंता न करे.
क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है। लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस सरकार को। मैं सुषमा जी को कोट करूंगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी। और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा जी का कोट है सर। और एक छोटा सा पॉइंट मैं कराड़ जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी सबका हमारा डॉलर का रिश्ता ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ डॉलर में होता है, वो ना पाउंड में होता है, ना बांग्लादेश की पैसे से होता है, ना श्रीलंका करेंसी से होता है। सो जब डॉलर गिरता, डॉलर और हमारा उसके सामने पैसा गिरता है, ऑल आर ट्रांजैक्शन आर सर इन डॉलर्स. I'm not an expert of finance like all of you, but so much little knowledge I have that why does inflation and price rise happen is purely because dollar prices. So dollar to dollar has to be compared. You cannot compare other world currencies to our dollar value, sir. Other one small, so this is a clarification I asked, that what is the government stand? Demonetization के बारे में सबने बोला, I won't repeat it, but I just have one question to ask you, a pointed question. कि demonetization, wrong or right or wrong, I'm not getting into the merits, but how much black money was collected by this government is my repeated point. And one last small point, sir, कि ये rate hike आप जब कह रहे, when you're talking about a rate hike and the economy is doing very well, आज ही newspaper में आया है that India's industrial production has contracted 4 to 5%. If industrial growth is not going, unemployment is going up, you are saying we are a great, the whole world is going into recession. You are saying how will we, if the dollar price is an issue, today exports will slow down today. So how is this a very good economy? And we are no more an insulated economy. You want to be the top 5. How are we insulated? So how are you saying? Do you have a roadmap? The world is going into a world economy crisis. The world is going into a world economy crisis. In a crisis, how is India going to be protected? If you could kindly give me clarification on this. Sir, our 3-4 PLI scheme ke 2-4 mudde hai, but I won't see it, but at least if you could tell me with what did you achieve in this fuel also, what have you done? Because fuel, you are saying the subsidies are going down, but how will the subsidies go if the dollar is it? So the whole buck stops at the dollar, which you are taking so lightly, and we were very pained when the Honorable Finance Minister said we are what jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy. आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा. So I request you to clarify the stand on the dollar, because I think you're misleading the nation by putting up an economic situation which is not true. So please do not mislead the nation. देने के लिए बहुत शुक्रिया. जनाब, जब भी ये मौका आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का, तो ज़िमनी जब मुतालबात किए जाते हैं तो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू ज़रूरी बन जाता है. तो जो मुल्क की मईशत है हर सूरत में उसमें एक चैलेंज है. कोई भी इंडिकेटर जो है मईशत का, सही मईशत का, मजबूत मईशत का, वो सारा ये दिखाता है कि मईशत कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है. जनाब, अगर जो सोशल सेक्टर में कुछ कामयाबियां हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जहां पर एम्प्लॉयमेंट की बात है, जहां पर जनाब कारोबार की बात है, कीमतों की बात है, तो कोई अच्छा खबर हमें नहीं मिलती है जो मुल्क की मईशत है उसके बारे में. जनाब, जम्मू कश्मीर की बात जब करें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म की गई और इसको एक 5000 साल पुरानी रियासत को एक तकसीम किया गया, तो हमने उसी वक्त ये मुतनब्बे किया था कि जो कदम आप उठा रहे हैं सही नहीं उठा रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है. और वक्त ने वही साबित किया. हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था, हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा, और आजकल हम देख रहे हैं कश्मीर की क्या पोजीशन. जब तक सियासी पहलू पर आ जाएंगे, जब आज भी तशद्दुद के वाक़ात हो रहे हैं, हर दिन किसी से किसी तशद्दुद की इत्तला हमें मिलती है. जब इस वक्त भी कई सौ नौजवान जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में, जबकि AK रॉय में वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उसको वहां से दूर नहीं रखा जाए. इतना ही नहीं, जो बिल्कुल
मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना उर्वशी दाऊदी हैं, जनाब मुश्ताक साहब वीरी हैं, तो वो तक पाबंद सलासल है। तो ये बात यह है कि देखिए किसी हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जब सियासत है और मईशत का एक दूसरे का चोरी दामन का साथ है, जनाब वो खा भी रहा। इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आप देखिए जनाब, अब क्या असली आंकुर पर आ जाइए। अब जनाब वही कहूँगा ना जनाब, मुझे याद है जनाब जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, मुल्क में सबसे ज्यादा है। तो 20% के आसपास इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में। तो जनाब एजुकेशन तो नाम की है जनाब, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई गई। आप हैरान रह गए कि साउथ कैंपस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 और जनाब ये अभी दिल्ली का ये अभी दिल्ली के जख्म ये सहला रहे हैं। तो अब जनाब 6 डिपार्टमेंट है और 16 खुलती फैकल्टी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन जनाब कहीं है ही नहीं जनाब। जहां तक एम्स है जम्मू में, अगर जो वहां पर स्टूडेंट्स लाए गए हैं, लेकिन कश्मीर में कहीं और स्टूडेंट्स है और कहीं और एम्स बन रहा है। तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की, कोई 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, CIC वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स इस वक्त अपनी तनख्वाहों का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। और खासकर जनाब जो ये और आप जम्मू कश्मीर बैंक की बात देखिए, एक छोटा सा बैंक है, 2054 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। तो किसके माफ किए, कैसे माफ किए, तो ये इसका कोई है ही नहीं। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर की। जब मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में है ही है, जो मैंने कहा वो चुनौतियां। ये जम्मू कश्मीर की बात जनाब है। सेब जनाब जो रीढ़ की हड्डी है, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की, तो हजारों जो सड़क है, हजारों ट्रक्स जो हैं वो वही की वही रही, और जनाब जो सही वही सड़ गया। और अब दूसरा मामला ये शुरू हो गया कि अब जनाब भाव ही नहीं है। अब जनाब जो हमारी पैकेजिंग है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे। तो जनाब सैफरन हमारा था, आप भी जानते हैं, तो सैफरन की 20% सैफरन की पैदावार गिर गई है, क्योंकि पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है जनाब। जब पोल्यूशन से की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो मामले हैं वो उससे फसल तबाह हो रही है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। आप देखिए जनाब 2034 का हमारा एक मास्टर प्लान है, 6 महीने से उस पर बैठा जा रहा है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है जनाब। जो भी मामले हैं उन मामलों पर कोई, अब जनाब कल ही जनाब मैंने आपसे गुजारिश की, आपकी इजाजत से मैंने यहाँ मामला उठाया जनाब हेपेटाइटिस बी का। जनाब कोई सिर्फ 40% को मिल रहा है जनाब, जो नल से जल है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। वो तो बड़ा एक एम्बिशियस ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का। 40% से कम आबादी को मिल रहा है जनाब आज की तारीख में, और उसी वजह से हेपेटाइटिस की बात हुई। तो अब जनाब हेल्थ केयर की बात देख लीजिए जनाब, सारे 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक पेट स्कैन है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में वो मुस्तकम करने के लिए कि एक पेट स्कैन लगाइए। सारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट है जिस पर निर्भर है लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर। और जनाब वहाँ पर जो हेल्थ केयर की और उसके बगैर अंतना की जनाब। इसके अलावा जनाब तो जनाब जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात है वो तो है ही नहीं कहीं पर। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कहिएगा, कोई अगर वित्त मंत्री हमें ये निशानदेही करेगी ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसकी यहाँ पर निशानदेही कहे तो हम कहेंगे ये जनरेट हो गया, वो तो है ही नहीं। हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब, जम्मू में बेइत्मीनानी है। अब जनाब CSR का कोई मतलब ही नहीं, CSR कहाँ लग रहा है, और जनाब जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। जम्मू में जनाब बेइत्मीनानी है, हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब। और तब तक ये नहीं होगा, मैं कहूँगा, मैं शुभ चिंतक के तरीके से बोलूंगा, मैं कोई विरोध में नहीं कह रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जनाब जब तक कि आप सियासी हुकूक जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं करेंगे, अपना अंडू नहीं करेंगे अपने डिसीजन जो आपने 5 अगस्त के किए। जी थैंक यू सर। 1 सेकंड प्लीज जी, तुरंत समाप्त कीजिए। तुरंत सेंटेंसेस जनाब एक अच्छी बात हुई जनाब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो उन्होंने कहा कि नहीं 5 अगस्त का सब सही ठीक था, लेकिन वो अरुणाचल से, क्या वो अरुणाचल के बारे में भी यही कहे कि ILP खत्म कीजिए, वहाँ का जो खुसूसी पोजीशन है वो खत्म कीजिए, वो तो होगा नहीं। तो जनाब जब Thank you, sir, for letting me talk on the supplementary demand for grants. Sir, I would like to start on a positive note. Last session and during one of the finance discussions,
we had raised a demand for setting the GST right for mango puree and mango pulp. We had given a representation. So I would like to thank the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji and Karatji for setting that right and helping our mango farmers. So I hope they have all the best wishes from the farmers. Sir, and coming into the supplementary demand for grants, sir, if you see that there has been an increase in the allocation for Manrega by 16,400 crores, but if you see overall, it is a reduction of 8,600 crores compared to the previous year. Sir, it is not right in cutting down the funds for Manrega because especially after the pandemic, Manrega supported the downtrodden, Manrega supported the livelihoods of the poor people. So I urge the government not to cut down on Manrega. If you see, for the case of Andhra Pradesh, sir, only 14 crore mandates have been allotted, and it's a reduction of 9.68 crore mandates. So, which is not a welcome thing, sir. We demand the government not cut down the spending on Manrega and increase the allotment for Manrega. And if you see the fiscal indicators, the budget in the budget, the fiscal deficit has been pegged at 6.4%. But if you see, it is concerning that the fiscal deficit in the first half of financial year 22-23 rose to 6.2 lakh crores compared to 5.27 lakh crores the previous year. So the government should explain how it is going to peg the fiscal deficit at 6.4% of GDP, and also, without cutting the capex allocation, sir. So we also want to know, is the government going to spend the complete 7.5 lakh crore they have allocated for capital expenditure, which is 24% higher than the previous year? But it's only 4 months left, and we don't know, sir, how the government is going to reach their capex targets without a proper capex allocation. It's very difficult for the economy to bounce back. And like all the states, sir, we also have a demand. We demand the central government to extend the GST compensation by 5 more years because of the pandemic and various other reasons prevailing in the economy. And it is also very concerning to note that the central government's revenues from cesses and surcharges has increased from 10.4% in 2011-12 to 26.7% in 21-22, sir. This is not fair because the state's revenues, what the money the states have to get is going in the form of surcharges. So we demand that the surcharges also be part of the devolution of taxes to the states. And such an increase, sir, if you see in the last 10 years, 10% has become 26.7%, which is not good, sir. The state's set to lose the revenues. And coming to the issue of our state, so while the division of our state, sir, in the year 2014-15, the first year, whatever revenue deficit we had or a resource gap, they said it will be funded, sir. If you see, there's close to 32,000, sir, for Andhra Pradesh. So far, even in spite of 8 years, this issue has not been sorted out. So we asked the government, the finance ministry, to sort out this resource gap funding issue. We have represented various times, not just one time. We have represented n number of times. So we request the government to act on that. And even there's one more issue, sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister and the Finance Department. The net borrowing ceiling for Andhra Pradesh has been pegged at 42,472 crores for 21-22, sir. But because of the overborrowing of the previous government, when BJP and TDP were in power in our state, they had overborrowed 17,923 crores during the 14th Finance Commission time, sir. And now that net borrowing ceiling limit is being cut down, sir, which is not fair. We can't suffer because of the doings of the previous government, sir. So we request the government to not to link it, sir. And even if you see a circular which has been given by the Finance Ministry, which says that the overborrowings of the previous finance commissions will not be adjusted in the 15th Finance Commission. Even by that order what the Finance Ministry has passed, this
17,000 crores which is being cut in our net borrowing ceiling should not be adjusted in this current thing, sir, in the current 15th Finance Commission. So we also have a concern, sir. During the division of the state, Polavaram was declared a national project, sir. And it is clearly stated in the AP Reorganization Act that Polavaram project is a national project and it will be executed by the center. But if you see today, sir, the execution of the project is not going according to plan anywhere. The funds for the project are not being given in time, and it is no way treated like a national project, sir. Polavaram project is the lifeline of our state, Andhra Pradesh. During the division, they said that Polavaram project will be done, sir. It was there in the AP Reorganization Act. It clearly states. But if you see, there are various issues which are coming up, sir. During the course of the project, and because of the new land acquisition rules, the cost of the project shot up. The land acquisition and R&R cost shot up, and the central government and Jal Shakti approved the cost estimate at 55,548 crores. The technical advisory committee passed it in 2019, sir. But till now, the finance department is yet to ratify it, and it's still pending for approval from the finance department, which is not good, sir. It is not happening with any national project. And there's more surprising is that in any dam which is being built, or the dams which are built previously in all the national projects, nowhere the drinking water component and the irrigation component was made separate, sir. Here, they are saying that the drinking water component is not part of this, and we are going to exclude this amount, which is 4,068 crores, which is not good, sir. You can't build a dam and say it's not meant for drinking, it's only for irrigation. And if you are going to use for drinking water purpose, we are going to reduce the amount. It is not fair for the department to say this, and we demand that the drinking water be also part, like any other national project which have been done in our country. And we also demand for removal of component-wise restrictions, sir. In spite of all the restrictions we are having, during the course of the project, there will be various components which will come up based on the designs. So any change in components, now they're restricting payments, which is not good. If you take, for example, a national highway project, the length of the bridge might go up, or the length of the road might go up, but still the execution happens, the whole road is completed. Nowhere they say that, no, now the component has increased, we'll restrict the payment. It is not fair, sir. Why only for Polavaram they are doing like this? So we demand that a removal of component-wise restrictions for Polavaram project, which has been, the restriction has been imposed totally, really unfairly. And we also demand that the issues related to land acquisition, R&R be sorted out. So as proposed by Jal Shakti, it was requested that the LA bills be scrutinized and paid directly to the beneficiaries under DBT. But there's been extraordinary delay. The project is getting delayed. The cost of land acquisition is going up, which is a loss for the country and loss for the state, loss for the people, sir. So we demand that whatever you have promised here, you have told clearly that Polavaram is a national project and will be constructed. So we are demanding that land acquisition money be paid immediately. And we also ask, because of all these delays, we also ask, we demand the central government for ad hoc fund of 10,000 crores. But if you see for any national project or a national highway project, the payments are done in just a week's time. But for Polavaram project, for one bill to be paid, it is taking months and months, sir. How do we expect a project to be completed like this? So we demand that an ad hoc amount be paid so that the project execution happens at a faster pace. And we also want to know from the government, sir, a national project has to be constructed by the center. Why, when your government was there in our Andhra Pradesh state, along with TDP, when your alliance was there, why did you give the execution to the state? And why are you imposing all these conditions? So people should know why a national project has been mishandled so badly, and why the execution was given to the state, and why the people should suffer because of this. And there's one more request, sir. After the division, based on the direction of central government, that is Power System Operation Corporation Limited. So we have supplied power to
Telangana, sir, based on the central government thing. The dues are yet to be paid. There's almost 6,800 crores. We request the central government to step in and get our dues collected. And if you see the National Food Security Act, sir, there's almost 60% of the population covered in National Food Security Act. And in with respect to Andhra Pradesh, the number of persons covered under NFCA is 2.68 crores, which is 60% population of Andhra Pradesh. But the Act clearly states that 75% of the rural population and 50% of the urban population is eligible for National Food Security Act. But in Andhra Pradesh, it is restricted to 60% for rural, and it is restricted to 40% for urban, 41% for urban. So it is not fair compared to other states, for example, like Maharashtra or Gujarat or Karnataka, which are more economically stronger than us. They are getting 10% more beneficiaries, and we are at a loss, which is resulting in 56 lakh additional families not getting the benefits. So our state government is, in spite of all the financial problems, we have come forward and we are actually taking care of the people with almost 5,500 crores. So we request the central government to follow what the Niti Aayog has said, sir. Earlier, the committee headed by the finance secretary has referred it to Niti Aayog, sir. Niti Aayog clearly said that Andhra Pradesh is eligible for additional, whatever is the gap is there in this National Food Security Act. They said that wherever there is a provision, it has to be, Andhra Pradesh needs to get it and it has to be increased. But if you see, sir, there is under NFSA, 3 lakh tons per month is the unutilized quantity, and we are requesting 77,000 tons in that, sir. The government doesn't need to take any additional budget, or government doesn't need to make any changes in that, but they just have to allot from what is already allotted, and the state will be benefited because of that. And I would like to come to a very important point, sir. Our state was bifurcated without our wishes. Andhra Pradesh state was bifurcated in a very unjust manner, sir. Just to explain the magnitude of how our state was bifurcated on the first year of bifurcation, sir. The per capita income of Telangana is 15,454 rupees, sir. And if you compare to Andhra Pradesh, the per capita income was only 8,979, sir. We inherited 56% of the population, sir, and only 45% of the revenues. We also inherited 60% of debt. And in these circumstances, it was promised on the floor of this house by the Prime Minister that special category status will be given. It has been 8 years, sir. It was passed in the cabinet. And I will tell you, sir, for the record, we are more than 20 MPs in the Lok Sabha, sir. We have raised this issue more than 100 times, sir. In various formats, we have raised more than 100 times. But the government is yet to come back on the thing, sir. We demand special category status, sir. It is the right of the people of Andhra Pradesh. So it is a very important issue, sir. And we also want to bring to the notice of the government, sir. We have 26 districts, and we only have 14 medical colleges. In that, only 3 are funded by the center, sir. We are seeing in the news, we are seeing everywhere, our students are going to Philippines, our students are going to Ukraine, they're spending lakhs and lakhs of money, sir. So we demand from the government, we request the government to consider setting up of another 12 additional government colleges for the districts where we don't have government medical colleges. We are a new state, we don't have tier 1 cities, we don't have proper hospitals. So setting up these medical colleges will definitely improve our state. And if you see, sir, I would like to bring to the notice of the Karaji and even Nirmala Sitharamanji, sir. The amount what the students, if you take amount spent by the students abroad for 5 batches, you will get the cost of 1 new medical college, sir. It makes sense, sir. Why should our students go and spend money abroad when we have the facilities, when we can set up medical colleges here, and when we can recover the money in 5 to 6 years? So we request the government to help setting up new medical colleges. And also, sir, a very important thing I would like to bring to the notice of the minister, sir. So, Andhra Pradesh, under the leadership of our honorable young CM, Y.S. Jagannath Reddy, we are setting up the biggest integrated renewable energy pump storage in the world, sir, with 4,800 megawatts. Sir. There is a capacity for 30,000 megawatts more, sir.
with just 1 year of import, I mean, the value of the money which we import coal, sir. We can finish all these projects, sir, and we don't need to import coal, sir. The Honorable Minister is here, so I mean, I would like to bring to our notice also, sir. I would like to tell this again, sir. Like AP has developed the biggest, I mean, it's in the process of developing the biggest renewable integrated pump storage with 4,800 megawatts, sir. And there is capacity, sir, for 30,000 megawatt more, sir. Okay. So we are requesting the central government to fund these projects, sir. Why? Because we don't need to import coal, sir. Once these projects are completed, the amount what we are importing coal for 1 year is enough to finish all these projects, sir. We can do it in 3 years, sir, with the support of central government, funding from the central government and execution by the state government. It is very good for the country. And even Andhra Pradesh has tied up, I mean, a company from Andhra Pradesh has tied up with Singapore government, sir, for, green hydrogen. Now, please conclude. So if you develop this pump storage products, when we develop green hydrogen, we can be a base for exporting power to other countries. Green hydrogen. One more point, sir. So, sir, and one request I have for the Honorable Minister, sir. I request the Honorable Minister to visit Andhra Pradesh Raitu Bharosa Kendra, sir. It's one of its kind in the country, sir. In a Raitu Bharosa Kendra, there are all the services for farmers, sir. Every service is there for the farmers, right from procurement of seeds, procurement of pets. It's all in single stop, sir. There, the government is there to guarantee the quality. There's a agriculture officer. So various things are there, sir. The farmers just need to focus only on their farming. They don't need to be worried about procurement of farm inputs and sale of their produce, sir. So the Honorable Finance Minister has visited Andhra Pradesh n number of times. She has done various things. I request her to visit Raitu Bharosa Kendra. I request her to visit the digital libraries. And I also want to proudly say that the government has taken up, in a Nadu Nedu, sir, all the government schools, the government has taken up a modernization of 55,000 schools, or government schools. And we are providing the best infrastructure and the best education. So we are also coming with CBSE. So I request the Honorable Finance Minister to help our states, sir, to help in these things which are really noble, sir. The small students, for the future of our country. So with this request, I end my speech, sir. Thank you very much. Thank you. Shri Pratap Rao Jadhav ji. धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह बजट विकास को गति प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है। यह पीएम गति शक्ति द्वारा निर्देशित और मल्टी मॉडल दृष्टिकोण से तालमेल से लाभान्वित भी कर रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 4 प्राथमिकताएं यहाँ रखी है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण, यह चौतरफा विकास के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दे रही है। इससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सीधा लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के एक लाइन में हमने कभी पढ़ा था कि हिस्ट्री टेल अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस। मुझे लगता है ये इतिहास की लाइन को बहुत सारे लोगों ने गलत साबित कर दिया। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कार्य उस जमाने में किया, उन्होंने इतिहास के इस लाइन को गलत साबित कर दिया। और आज के इस समय में हम जब देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया को दिखा दिया है कि पावरफुल पीपल मेक ए प्लेस पावरफुल।
अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2022-23 की लिए अनुदान की पूरक मांगों के रूप में अतिरिक्त 3.26 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्य रूप से उर्वरक, भोजन और एलपीजी जैसी वस्तुओं पर एक उच्च सब्सिडी बिल का वित्त पोषण करने के लिए और इस वर्ष लगभग 10% राशि का उपयोग सड़कों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में और वृद्धि करने के लिए किया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जबकि वित्त मंत्रालय ने संसद की मंजूरी के लिए लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सकल व्यय योजना रखी है, शुद्ध नकद व्यय 3.26 लाख करोड़ रुपए आका गया है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए उच्च प्राप्तियां और मौजूदा परिव्यय बचत से है। प्रमुख व्यय मदों में उर्वरक और यूरिया सब्सिडी के लिए 1.09 लाख रुपए और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है, जिसमें से 3/4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए निर्धारित की गई है। 22,000 करोड़ रुपए एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर हुए नुकसान के लिए विपणन कंपनी के भुगतान के लिए भी इसमें रखे हैं, जबकि एलपीजी गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी हमारे गौर गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत में गैस देने के लिए सरकार ने उनको प्राधित किया। उनका जो नुकसान हुआ था उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 16,400 रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की मांग भी यहाँ पर की गई है। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 और 2021-22 बजट अनुमान जो था 4,46,000 करोड़ रुपए से अंतरिम के मुकाबले 3,36,439 करोड़ रुपए था। दोनों में सब्सिडी की अधिकता काफी हद तक कोविड-19 और रूस यूक्रेन के युद्ध के सौजन्य से हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी खर्च जिसके लिए अब प्राधिकरण मांग जा रहा है, मुख्य रूप से 2022-23 में पीएमजेकेवाई की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से पूर्वोत्तर तक देश की लंबाई चौड़ाई को जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में आज हमारे देश में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय महामार्ग बन चुके हैं और 2 दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस ने मुंबई से नागपुर तक जाने वाला समृद्ध हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से जो समृद्धि महामार्ग बना है उसका भी उद्घाटन किया और उसी धरती पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने वाला है और यह भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा। हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभी सामाजिक सेवाओं के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर वह 2019-20 पूर्व कोविड-19 में 2.73 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 4.72 लाख करोड़ हो गया, जो लगभग 75% की वृद्धि उसमें थी। अध्यक्ष महोदय, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और व्यय पैटर्न में बदलाव के कारण इसकी खपत 2025 तक 3 गुना बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार यह 2040 तक क्रय शक्ति समानता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पार करने का अनुमान है। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, श्री मेरा टाइम 10 सुमित्रा मिनट का खान है। जी। 10 मिनट का टाइम है, 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। हाँ, उनको पूछो, मेरा टाइम बाकी बोलिए है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिभाताई पाटिल जब हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति थी, उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बोधवड उपसा सिंचन की योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। अभी उसमें के लगभग 350 करोड़ रुपए आना बाकी है। वो अगर इसमें दिए जाते हैं तो वो योजना पूरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोनार सरोवर, जिसको वैश्विक रामसर दर्जा प्राप्त है, वर्ल्ड फेमस वो सरोवर है, उसके लिए भी विकास के लिए निधि की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो हमारी प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है, महाराष्ट्र में भी इसमें बहुत सारे किसानों ने सहभाग लिया है, लेकिन बहुत सारे किसानों को बहुत सारे कम मुआवजा बीमा कंपनी दे रही है, तो उसका भी संशोधन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल ऋण देने के बारे में जब सिबिल देखा जाता है तो वो बहुत सारे किसानों के सिबिल खराब। हो गया, बैठ जाइए। आपको 8 मिनट टाइम दिए, 8 मिनट हो गया। नहीं धन्यवाद मैडम। बोलिए। आज मेरे को जो बोलने दिया है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2019, 2020 एंड 2022, 2023, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ हमारा जो वित्त मंत्री है, हमारा निर्मला सीतारमण जी, ये पूरा भारत को आत्मनिर्भर भारत बना के ये नया विश्व में विश्व गुरु बनाने का पूरा भारत को लेके जा रहा है। ये हमें बहुत समस्या थी। कोई भारत एक प्रेसिडेंट जाके क्या भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे कोई मीटिंग में जाते थे, G20 में क्या दूसरा जगह में, तो ये भाई देश का जनगण सोचते थे कि यूएसए का प्राइम मिनिस्टर क्या यूएसए का प्रेसिडेंट उसका पीठ में हाथ दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। लेकिन आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे मजबूती पर खड़ा है। इसके लिए मैडम को धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारा सबसे तेज से चल रहा है, 5th पोजीशन में तेज से चल रहा है हमारा भारत, जो बाहर में काम कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री नाम लेकर सब बोलते हैं कि आपका देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आपका भारत बहुत आगे जा रहा है। आपका बताना चाहूंगा, देश का इकोनॉमी अब बुलेट ट्रेन की तरफ रफ्तार से जा रहा है। अपना जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी का जहां 1% डिक्लाइन है, चाइना इकोनॉमी जब 0.4% स्लो है, वहां हमारा मोदी जी सरकार और हमारा वित्त मंत्री जी ने कुछ पॉलिसी बनाया। क्योंकि कौन कौन पॉलिसी बनाया, इतना बोलेंगे तो हमारा जो समय है वो समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलना चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति प्रोग्राम, सागर मेला प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये कभी सोचा ही नहीं था। 100 साल बाद जो देश में जैसे कोरोना आए थे, 100 साल का बाद हमारा देश का प्रधानमंत्री बना। देश का प्रधानमंत्री हमारा कोरोना जैसे एक बीमारी का जो टीका, इसके लिए 10 साल 12 साल से पीछे हम लोग चलते थे। आज पूरा भारत आगे जा रहा है कोविड का तरफ। सब कोविड में बोल रहा था ये सदन में, बहुत सारे सीनियर लीडर बोल रहे थे, कांग्रेस का लीडर भी बोल रहे थे जो हमारा भारत में खाना नहीं मिलेगा, भारत में टीका नहीं मिलेगा। आज जब 3 महीने का अंदर कोविड आने के बाद 3 महीने का अंदर हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा गृह मंत्री जी, हमारा वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी लेके पूरा मिनिस्ट्री में इतने अच्छे काम किया, आज पूरा भारत खड़ा हो गया। आज पूरा भारत, सब सोच रहे थे जो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ था तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी तेल उसको मिलेगा नहीं भारत को। आज क्या देख रहे हैं, आज पूरा भारत, आज हमारा भारत
मोदी जी का नेतृत्व में भारत, आज भारत अमेरिका के डर से नहीं बोला है हम रशिया से खरीद करेंगे, हम पहले हमारा पूरा भारतवर्ष को देखेंगे, जितने भारत का नागरिक है उसको देखेंगे। आज उसके देखने के बाद आज वर्ल्ड बैंक भी बोल रहे हैं इंडिया's economy has been remarkably resilient to deteriorating external environment and strong macroeconomic। आप पहले समझे, पूरा भारत हमारा निर्मला जी का नेतृत्व में मैक्रो इकोनॉमिक को खड़ा किया। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव प्लेस्ड इट इन गुड स्टेट कंपेयर्ड टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। आज कौन बोल रहा है जी? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। आज थोड़ा सा बात करना ही चाहिए। हम लोग पहले सब गरीब है बोलते थे, लेकिन मोदी जी बोला हमारा खाने के लिए किसी का ऊपर हाथ मांगने का जरूरत नहीं है। आज भारत, हर इंडियन, पूरा भारत खाने के लिए पूरा 2 साल से राशन फ्री में मुफ्त दे रहे हैं। कोई सोचा था कि 80 करोड़ भारतवासी को, 80 करोड़ इंडियन को पूरा फ्री में खाना मुफ्त देंगे? कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा नहीं। कोई सोचा था जब पूरा इंडिया में एक का घर कांचा नहीं रहेगा, पूरा के पूरा घर पक्का वाड़ी होगा, पूरा के पूरा घर अच्छा ढंग से रहेंगे, अच्छे रहेंगे? वो कौन सोचा था? हमारा वित्त मंत्री सोचा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचा था, ये कोई सोचा था? सब बोल रहा था। कितना देते थे उस टाइम एक बाड़ी बनाने के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 30,000। आज कितना दे रहे? 1,20,000। आज बोलिए, आज हम लोग सिर्फ बोलते हैं ये मोदी जी ने क्या कर रहा है? मोदी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के लिए रख रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा था? इसका पहले इतना सरकार था, कोई भी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जो योजना बनाया, 5 लाख रुपया पर आप हेल्थ कार्ड में दे रहा है। नारेगा को जो गरीबी है, हम लोग समझते हैं नारेगा में काम करने के लिए कभी भी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पेन एंड पेपर में करती है, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, पेन एंड पेपर में करते हैं, कभी सही काम नहीं होता है। लेकिन नारेगा के लिए पूरा भारत सरकार आज गरीबों को काम दे रहा है। आज बोलिए, आज G20 मीटिंग में पहले डाक मिलना बहुत मुश्किल था। आज पूरा भारत को बोल रहे हैं स्वागत करने के लिए प्रेसिडेंट बनाना दिया नरेंद्र मोदी जी को। कोई सोचा ही नहीं था। फिर हमारा सार जब ऊंचा रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सार है मोदी जी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम करेंगे। आज पहले जो यूक्रेन रशिया युद्ध होने के बाद बोल रहा था, ये देखो श्रीलंका कितने आगे जा रहा है। एक बेंच में मैंने देखा था, 2014 से देख रहा हूं, बोल रहे श्रीलंका आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहे हैं। भारतवर्ष क्या कर रहा है? आज भारतवर्ष इतना मजबूती में है, आज 5G इंटरनेट पूरा विश्व में पहली बार। मैडम 2-4 मिनट तो बोलना, 2 मिनट दीजिए मैडम। नहीं मैडम 2 मिनट। 5G इंटरनेट खड़ा किया। आज मेरे पश्चिम बंगाल में कुछ बोलना चाहिए। आज विष्णुपुर तारकेश्वर जमीन, वहां पे भावादी की बोल के जमीन नहीं दे रहे, इसलिए वो रेल लाइन नहीं हो रहे। मेरा मिनती है वो काम जल्द हो जाए। बांकुड़ा मोसाग्राम ज्वाइनिंग जो है, वो कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर है, वो जल्द हो जाए। खड़गपुर टू मोड़ग्राम 116 है, ये हमारा परिवहन मंत्री जी ने सैंक्शन किया, वो भी काम जल्दी हो जाए। हमारा विष्णुपुर में एक एम्स हो जाए, तो क्योंकि पूरा जंगल मॉल का पूरा पब्लिक वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करेगा। बड़जड़ा दुर्गापुर में एक न्यू ब्रिज हम रख रहा हूं। मेरा लास्ट 1 मिनट मैडम, 1 मिनट मैडम। हम जानते हैं पूरा भारत सरकार ने हर जगह में पैडी परचेज करता है, लेकिन हमारा FCI पश्चिम बंगाल में पैडी परचेज नहीं करते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में हमारा भारत सरकार का जितने सारे स्कीम चलते हैं, सब नाम बदल देती है। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम चेंज करके बोलते थे, लेकिन फिर भी बोलेंगे हमारा बांग्ला के लिए, हमारा पश्चिम बंगाल के लिए आप ग्रांट करिए, लेकिन उसका यूज ही लीजिए। हमारा पश्चिम बंगाल का भी डेवलप होना चाहिए। मेट्रो जैसे कोलकाता में बहुत सारे काम हुआ, इतने सारे सड़क सिलीगुड़ी में हो रहे हैं। हमारा आसनसोल में भी मेट्रो रेल चालू करिए,
उसका फंड दीजिए। लेकिन मैडम आपको बोलेंगे, मेरा मिनती है अर्थ वित्त मंत्री जी से, मेरा निर्मला दीदी से मेरा मिनती है, मैडम 3 सेकंड जो मेरा मिनती है, नारेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो भी है, काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप यूसी लीजिए और उसके काम को देखिए, आप इन्वेस्ट करिए। बगल में हम लोग साथ में है, पूरा भारत मोदी जी का साथ में है। जी मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट 2022-23 के लिए बोलने के लिए मौका दिया है। बहुत थोड़ा ही सुन पाया हमारे बंगाल के साथी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। अभी खाद की बात करें मैम, 90% जो हमारा इंपोर्ट है पीएन के बाहर से आता है। तो अगर मेक इन इंडिया होती, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं, तो ये नौबत नहीं आती। कहा जाता है सरकार की तरफ से कि खाद हर किसान को मिल रहा है टाइम को। मैडम आप भी जमीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है, खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों को, किसानों को दुगुना तिगुना दाम पे लेना पड़ता है। और हमारा चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर से अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से लाना पड़ता है, तो वहाँ उनकी अलग फाइन लग जाती है। मैम और भी मसला है, लेकिन कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सप्लीमेंट्री में मौका दिया आदरणीय स्पीकर साहब ने, हमने कुछ सवाल एएमयू किशनगंज के लिए रखा और जवाब में मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये धोखा था। तो उस वक्त तो हमें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे लीडर अधीरदा ने जवाब दिया था, लेकिन मैं ये आश्चर्य हुआ मुझे ये सुन के कि ये धोखा है। ये 2000 विषय पर जी विषय है, ये विषय है मैम। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है और बिहार राज्य के 4 आना लोग जो है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घर पे कोई रोजगार नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए जरूरी है। और एजुकेशन में भी हमारा दिक्कत हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत मदद भी किया, लेकिन अभी तक हमको योगदान नहीं मिल पाया। इसलिए हमें वहां नहीं मिल पाया क्योंकि जमीन हमें 3 साल लेट मिली। वहां पे उस वक्त बीजेपी की नेतृत्व की सरकार थी, जो जमीन लेट हुआ, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया। जमीन मिला तो बीजेपी के साथियों ने वहां पे एनजीटी के यहाँ कंप्लेंट कर दिया, कह दिया कि रिवर बेड पे है, हालांकि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैम इसके साथ साथ मैं एक प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि बार बार कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? 45 साल में पहली बार इस मोदी सरकार के वक्त में गरीबी की तादाद बढ़ गई है। अगर वो 2 करोड़ सालाना नौकरी देते तो ये नौबत नहीं आती। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीमांचल के लोगों को सहना पड़ रहा है मैम। और रूरल डेवलपमेंट में मैं ये कहना चाहता हूं, जो एलोकेशन 2016 करोड़ का था, 2,16,000 करोड़ का था, वो घट के 1,54,000 करोड़ कर दिया गया। हम जानते हैं जो रोजगार हो रही है गांव में, ये सब स्कीम्स के तहत हो रही है। और जैसे पीएमजेएसवाई में सड़क लिया जाता है, हम चाहेंगे इस सरकार से रिक्वेस्ट करना कि सड़क के साथ साथ, चूंकि हमारे नदी नाले ज्यादा हैं बिहार में, उत्तरी बिहार जहां से आप भी आती हैं, असम वगैरह में, तो कुछ रसेली पुल है, खारी पुल है, भेरबेरी है, खरखरी है, सुहिया, पलसा, गोरूमारा, बकरी, गोरिया, निसंद्रा, भोटा थाना, ये सब पुल आवश्यक है। रोड है लेकिन पुल नहीं होने के कारण 100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये मेरा गुजारिश होगा कि इसको भी संज्ञान में लें। और साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इसको हम लोग सरेआम इसका खिलाफ करते हैं और अपील करते हैं मैडम कि इसको फिर से वापस लिया जाए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को जो SC ST और माइनॉरिटी को दिया जाता है, और मौलाना आजाद फेलोशिप को भी वापस किया जाए, ये माइनॉरिटीज को दिया जाता है, मुसलमानों को सिर्फ नहीं दिया जाता है। ये गलत फहमी में है। माइनॉरिटीज में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं,
और भी कई उसमें रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको डिप्राइव करना चाहती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि ये सब ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2019, 20, 22, 23 के लिए बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं ऑपोजिशन के तरफ से बहुत सारी आवाजें सुन रही हूँ जब से इसमें चर्चा हो रही है। एक कहावत बहुत अच्छी है, पहले तो उन पे ही बोली जाए, तब मैं आगे अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट है और डिपार्टमेंट जैसे हाउस से परमिशन मांग रही है आगे डिमांड के लिए। टाइम है तो इसलिए मैडम मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर जैसे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए सप्लीमेंट्री आज हाउस के सामने रखा गया है। बहुत सारे ऑपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोली कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया। एक बात उन पे बोलना चाहती हूँ, सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की। तो मुझे नहीं लगता है सच सुनने वाले यहाँ पे ऑपोजिशन में कोई बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम ये मंत्रिमंडल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, जल शक्ति के माध्यम से हमारे जो मंत्री जी ने सिर्फ केवल एक हमारे क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए, ऐसे हर जिलों के लिए कितने करोड़ 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए होंगे हर घर जल योजना के माध्यम से। हर घर जहां पर जल की आवश्यकता वहां पर नल की योजना देकर, डैम से पानी अपलिफ्टिंग करके वहां पर टैंक्स बनाकर उनको पानी पुरोठा के काम के माध्यम से। तो मंत्री महोदय जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। मैडम, हमारे क्षेत्र में ऐसे कुल 12 डैम है और 12 डैमों को अगर कनेक्टिविटी अपलिफ्ट करके हमारे गांव को सप्लाई किया जाएगा पानी, तो ऐसे 200 से 250 गांव को वो पानी पुरोठा हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी मदद पानी पुरोठा के माध्यम से हमारे मंत्री ने हमारे जिले और महाराष्ट्र के लिए किए हैं, पर ऐसे अगर किया जाए तो मेरे जो मेलघाट क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पे पानी पुरोठा की बहुत बड़ी अड़चन है, वहां पे उनको मदद की जा सकती है। और हमारा शिम्बोरा डैम है जो अमृत 2 फेज 2 में आएगा मैडम, वहां पे 30 साल पुरानी पाइपलाइन है जो हर बार हर हफ्ते में हर 15 दिन में टूट जाती है। तो उसकी पाइपलाइन का अगर काम हमने किया और अमृत फेज 2 में 750 करोड़ का हमने स्टेट गवर्नमेंट से फॉरवर्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर जल्द से जल्द वो मदद हमारे डिस्ट्रिक्ट को हुई तो हमारे शहरी विभाग में जितने लोग रहते हैं करीबन उनको इसकी मदद बहुत बड़े पैमाने में होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैडम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है, हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे ये सरकार ने वो पूरा करते हुए दिखाया। हमारा क्षेत्र ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी आवंटित की गई है। अगर उसका पाठ पुरावा अगर किया जाए और उसे थोड़ा सा धक्का मारा जाए तो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, विदर्भ के लोगों को बहुत बड़ी फायदा उससे होगा। इरविन हॉस्पिटल है वो अभी 300 बेडेड का है, पर जहां पे डिवीजन हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अगर 750 से 1000 बेडेड किया जाए तो गरीब लोगों को जो वहां पे जाके अपना इलाज कराते हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगी। मैडम, सभी लोगों ने, ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई सौ करोड़ों का समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है, बोलते हैं ना, कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जी इज हियर, कराड़ साहब इज हियर। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी कुछ डिमांड रहेंगी। हम लोग हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये घर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी अपेक्षा भी हमारे लोग हमारे से करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन स्टेशन हैं हमारे, मैंने बहुत बार उसकी डिमांड्स भी ये हाउस में रखी हैं। अगर उसके
ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें अगर फंड हमें उपलब्ध किया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और वंदे भारत जो हमारा सपना है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सपना है कि वंदे भारत जिस तरीके से नागपुर से 11 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र से अमरावती से वंदे भारत की नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत शुरू की जाए, उसकी भी मैं विनंती आपके माध्यम से करती हूँ। पंतप्रधान सड़क योजना जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उसके भी बहुत सारे फंड हमारे सेंटर से हम लोगों को मिले। 175 किलोमीटर मेरे क्षेत्र को यहाँ से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर जी के योजना से हमें हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र के ऐसे कई सड़क हैं, उसको जोड़ने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जी के ये योजना से हमें और फंड दिया जाएगा तो मेरे गांव के जो गांव एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, उसे जोड़ने का मौका हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। सर मैडम, चक रोड हमारे यहाँ पे पानधान बोलते हैं, अमी पानधान रस्ते मनतो, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अब जो 4 महीने से आई है, आपने अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी अगर कुछ कंप्लेन की तो कंटिन्यू उनके ऑफिस से फोन आकर आपको उस चीज का फॉलोअप किया जाता है। इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब है। अब जो काम होगा चक रोड के लिए, पानदान रस्तों के लिए, उस पर विश्वास है। पर मेरी अपील रहेगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब चक रोड की बात आती है क्षेत्र में करने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई भी हाथ में फंड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। अगर उसके लिए केंद्र शासन से, केंद्र सरकार से हम किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, किसान हमारे खुश रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, सब चीज रहे, पर उसके साथ जो किसान हर रोज सुबह शाम वो खेतों में जाता है, उसके लिए चक रोडों के लिए स्पेशल एमपी को अगर कोई फंड दिया जाए, नहीं तो जैसे ग्रामीण सड़क योजना जो पंतप्रधान जी के नाम पे, अगर उसी नाम पे चक रोड के लिए भी फंड अलॉट किया जाए तो मुझे लगता है हम किसानों को बहुत बड़ी राहत हम देख के उनकी मदद कर सकते हैं। मैडम जस्ट 2 मिनट्स। आवास योजना, हमारी पंतप्रधान आवास योजना के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पिछली बार 2.5 साल अलग सरकार राज्य में थी तो बहुत सारी समस्या हमारे आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुए, लोगों ने अपना छत खोल के रख दिया पर उनके पास रहने की जगह नहीं, क्योंकि फंड ही अलॉट आया ही नहीं था। तो मैं विनंती करूंगी, और जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया है आवास योजना के, वो लेना शुरू किया जाए तो मुझे लगता है हमारा जो सपना है मैडम, वो 2024 तक वो आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे क्षेत्र के और महाराष्ट्र के लोगों को होंगी। मैडम इतना ही बोलना है बस। आई जस्ट टेल जस्ट एक लाइन फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे स्टेट के भी मिनिस्टर और हमारी मैडम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम लोगों को प्रेरणा देने वाली काम कर रहे हैं। ये सभागृह को, हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। जो भी फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the supplementary demands for grants. That is the first batch of supplementary demands for grants for 2022-23, and also the excess expenditure which was already done in the year 1920. Madam Chairperson, this is the first batch of supplementary demands for grants for an amount of 4.3 lakhs crores of rupees as additional grant to be given for the expenditure. That means it is more than 10% of the total budget allocation for the year 2022-2023. Madam, it includes 75 grants and 6 appropriations. And it is being learned that out of the 4.36 lakh crores of supplementary demands for grants, the net cash outflow is just 3.25 lakh crores of rupees. What is the expectation of the government of having 1.10 lakh crores of rupees as an additional income by means of savings, enhanced receipts, and recoveries, that is aggregating to 1.10 lakh crores of rupees? Madam, we all know that for the financial year, the total budgetary allocation for the expenditure was 39.45 lakh crores of rupees. Now you are demanding a further demand of 4.36 lakh crores of rupees, out of which 1.09 lakh crores are for the fertilizer subsidy. We are not opposing it. We fully agree with, and the reason why the government is coming forward is because of the war in East Europe. Because of that,
the prices of all these soil nutrients and their feedstocks have increased like anything. That is the reason by which this 1.09 lakh crores of rupees have to be additionally given as the fertilizer subsidy, as well as 80,448 crores of rupees as a major grant for food subsidy and additional allocation under the Prime Minister's Gramin Kalyan Anna Yojana scheme. Madam, and further it may be, it is very interesting to see that the fiscal deficit you have shown in the budget estimate, or it is target is just 6.4% of the total GDP. If that be the case, I would like to ask two pertinent questions to the Honorable Finance Ministers. The number one, what is the sanctity of your budget proposals for the year 2022-23? Why? Because the total budget allocation was 39 point something lakh crores of rupees, and within 2 quarters you are coming with a supplementary demand for grant, which is more than 10% of the total allocation. So what is the budgetary principles by which the proposals were made during the budget announcement in the month of February, and immediately coming with a major allocation means it cannot be justified at any cost. And the second pertinent question is how you are able to contain the fiscal deficit as per the target of 6.4% after an additional expenditure of 4.3 lakh crores. Madam, regarding the sanctity of the budget, last time also I have mentioned the same point. The Public Accounts Committee has already expressed their displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring and the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various ministries and departments in preparing the budget estimates as well as the supplementary demands for grants. The Public Accounts Committee reiterated that the need for a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of expenditure, and strict compliance of the financial rules to eliminate the possibility of excess expenditure, underspend, and wrongful appropriation. This is the reiterated proposal of the Public Accounts Committee. But even after that, proper planning and effective monitoring mechanism is highly lacking in the fiscal system so as to have a disciplined budget system in our country. Sir, it is being learned that even the Finance Ministry has written to all the ministries and departments that in order to weed out all the infructuous and inflationary funding requests as well as the savings from their own budget allocations before making any request. But it is quite unfortunate to note that even after all these things, Public Accounts Committees, ministries, specific recommendations are there, but still there is no proper monitoring, no proper planning. That is the reason by which this much of supplementary demands for grants is coming again and again. So I urge upon the government to adhere to the strict compliance of financial rules and directions of the PAC to avoid these type of sub-SDGs. Sir, Madam, recurrent SDGs within the 2 quarters, more than 10% shows the inefficiency in planning and monitoring the physical system. And this is the first point which I would like to make. And the second question, once again, I would like to ask to the Honorable Minister, when we are spending 4.36 lakh crores of rupees as an additional grant or additional demand, how you are able to maintain the fiscal deficit to the target of 6.4%, it is unimaginable. It is not able to contain, and seeking a logical explanation from the Honorable Finance Minister. Then coming to the various demands in the supplementary demands for grants, Madam, it is an accepted fact that India is one of the world's fastest growing economy in the world. But that is in the year 2022. But though India is a fastest growing major economy in the world, it is quite unfortunate to note that the economy or the financial system in our country, that we are weakening the basic economic fundamentals. So, Madam, I would like to flag out one of the 4 issues. Number one is the inflation and the price rise. It is seen that though we are having a major economy and fastest growing economy, but the inflation is rising above 6%. The price rise is the resulting effect of the inflation. The common people, the Aam Aadmi, is being badly hit because of the price rise, because all the essential commodities, prices rocketed like anything, and the common people are finding it very difficult to meet the two ends. And therefore, one side,
You are rising the oil prices, petrol, diesel, natural gas, cooking gas, and all these things, and even kerosene. And the other side, you are having this Ujjwala scheme. So it is quite contradictory. So the common people are suffering due to the price rise, and you are always talking for the Aam Aadmi, but it is not being reflected. Madam, please, it is not being reflected in the economic policies of the country. So I would like to urge upon that this is immediate attention. Immediate steps are required to combat inflation and the price rise thereon. And regarding, madam, the second point which I would like to flag is the unemployment. It is not even heard in the independent India. That is the latest figures which goes to show the CMI latest report. Unemployment rate is at 8.3% in August 2022. Vacancies are piling up in ministries and departments, and the government has given a big announcement, not announcement, that is a PR department has given that PLI scheme to create 60 lakh additional jobs within the next 5 years. The productivity linked incentive scheme will create 60 lakh jobs. That is unimaginable things are being promised after that. And another point is regarding the rich and poor divide and the poverty. Madam, I'm not going to the statistical data of the poverty, the global hunger index. If you examine, India is in a very pathetic condition when the people or the corporates are becoming the world's third largest, richest person in this country. At the same time, the poverty is also increasing, like that malnutrition also increasing. So, madam, I am concluding that when we talk about the ease of doing business, when we give incentives to the corporates, it is to be taken care of the poor people in the country. So more social welfare schemes have to be implemented, for which more allocation is required. With these words, I conclude. Thank you very much, ma'am. शुक्रिया मैडम, आपने मुझे सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ डिमांड्स के लिए बोलने का ये मौका दिया। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जिथे इस सरकार ने एक बार फिर तकरीबन 4 लाख करोड़ का होर ग्रांट की मांग की है, इस ग्रांट विचों वो कितना वड्डा हिस्सा है ਜਿਹੜੇ अपने किसानों के कोल जाऊगा? क्योंकि 2014 च जब सरकार बनी सी, उन्होंने कहा सी कि असी 2022 तक किसान की आमदन नूं आपां दुगना करांगे, लेकिन अज 2014 ते 2022 दे विच आपां देखिया जाए ते दुगना आमदन तो पता नहीं की हुई है कि नहीं हुई है, MSP तो की होनी सी, लेकिन डीजल दी कीमतां जरूर डबल हो गई ने। जे मैं यूरिया की गल करा, जेडे पौने 200 रुपए 50 किलो का एक बैग होंदा सी, वो 270 रुपए का 45 किलो का बैग हो गया है। DAP 1125 तो लेके 1350 तक पहुंच गई है। हर चीज की कीमत आपां जे कल्ले GST की मैं गल कर ला कि GST जिहड़ी किसानां दे उत्ते जिहड़ी पैंदी है, खेत दी दवाइयां दे उत्ते 18%, ट्रैक्टर दे उत्ते 28%, बीजां दे उत्ते 12%, हरेक किसानी यंत्र दे उत्ते 28% तक कल्ले GST। जे आपां हर चीज दी देखी जाए, जे आज किसान नूं अपनी फसल दी कटाई भी करनी है ते जे 2014 ते ओ कंबाइन दी कटाई वास्ते ओ 800 रुपए एकड़ होंदा सी, ओ 1500 च पहुंच गया ते एक कनक वास्ते ते झोने वास्ते जेड़ा 900 होंदा सी, ओ 2000 तो भी टप गया है। सो दुगनी आमदन तो पता नहीं, लेकिन कीमतां जरूर किसान दी जेड़ी इनपुट कॉस्ट होंदी है, ओ दुगनी तो भी वध हो गई है। ते MSP च जेड़ा वादा होया है, जे 2014 ते कनक 1400 सीगी, आज 2100 हैगी, जे झोना 1350 सीगा ते आज 1980 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਕੱਲੇ 2% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 100% ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ C2 plus 50% ਤੁਹਾਡੀ MSP ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, MSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ MSP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ 'ਚ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दो, फलां टिमका दे दो, लेकिन किसान ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
दूजी गल मैडम, मैं कृषि प्रधान सूबे तो आंदी हां, मैं दसना चाहती हां कि जब कोविड हो रहा सी, सारा देश बंद सी, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਕਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 60% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਕੁਝ ਚਿੰਨਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। Madam Finance Minister, I would like to give you a suggestion as to how to increase your income. I request you as an MP that please increase your GST or taxes or any other collection on all sarkari ads which come out. Because I come from a state where there is a government which 6 years ago our government used to spend 20 crores on advertisements. Today they are spending 750 crores per year on सरकारी। रोज के 3 करोड़ रुपए सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स के। पंजाब का बजट बनना है, कन्याकुमारी से लेके उधर कश्मीर तक ऐड दिए जाते हैं कि बताइए, सुझाव दिए पंजाब के बजट के लिए। तो ये राज्यों की सरकारें, राज्यों का पैसा देश भर में अपने आप को चमकाने के। मैडम, फेसबुक में जो ऐड दिए 80% पंजाब के पैसों से, आपको पता है गुजरात में 80% ऐड दिए गए पंजाब के पैसों के साथ। तो मैं मैडम को कहूंगी, ये जो सरकारी एड्स होते हैं ना, उसमें जरा टैक्स बढ़ाइए ताकि ये राज्यों की सरकारें 10 बारी सोचें। लोगों को पैसे उसे लुटाने के बजाय पंजाब के लोगों को, राज्यों के लोगों को उन पैसों का फायदा होए, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे किसानों को अपने फसल का पूरा हक मिले, और हमारे सिखों के साथ ऐसे धक्का ना करिए कि बिल्किस बानो कहे तो बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, लेकिन हमारे कैदी राजीव गांधी के कातिल रिहा हो जाते हैं। लेकिन 550 साल गुरु नानक देव जी के उनके पूर्व पे जो वादा किया था कि बंदी सिखों को छोड़ा जाएगा, वो 28 साल के बाद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ये सरकार अपने वादे पूरे करे किसान के साथ, सिखों के साथ, और गरीबों की तरफ देखे। नहीं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए बोलने के लिए होएगी, लेकिन लोगों का जो हाल हो रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है जो आप कह रहे हैं। शुक्रिया। Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23. Madam, the government has moved ahead with the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23 in an action based mostly on the fertilizer, food, and LPG. 10% of the sum for the demands have been asked for to raise capital, mostly in roads, rail, and railways.
While it is understood that the global economy has taken a toll due to the Russian-Ukraine conflict, the Indian government has not done enough to keep a check on the overall deteriorating economy. The economy has been struggling ever since the government took over the charge, and took a series of bad experimental steps in the financial end. MNREGS, PMGKY, and the PDS make most of the sum for these grants. However, another area of concern that takes up most of these funds is fertilizers and urea subsidies, which it comes up to 1.09 lakh crore. The demands for these funds are due to the developments that have taken place in Europe over the past few months. The government has time and again been reminded of the steps to be taken to tackle the ways to overcome the urea and fertilizer shortage. But always the government has chosen to overlook these problems. The government, rather than creating an internal setup to create an independent urea structure in the country, choose to get its supply from outside the country alone, thus damaging the interest of the country, its farmers, and the people of the country. Madam, I am coming to the issues relating to the Kerala state. Kerala is mainly depending on the cash crops, rubber, coffee, cardamom, and tea for major part of the Kerala's economy. All these sectors are facing great problems, especially the rubber sector, where more than 11 lakh people are small and marginal farmers are growing their plantation. They face great distress. For the last so many months, or rather more than a year, they are getting only less than 150 rupees per kg of rubber. The cost of production is more than 172 rupees. As per the Swaminathan Commission report, they should get at least 250 rupees. Madam, I request the Honorable Finance Minister, there should be some provision in the supplementary budget also for providing a support price for the rubber, at least for the farmers to get 250 rupees per kg. And the Kerala government has already instituted a rubber supporting price of 170 rupees, and they are giving it. So I urge upon the government, the central government, to provide something for at least 2,500 crores for the support of the rubber growers. Madam, there are so many railway projects which are pending in my constituency, especially in the Kottayam district and Ernakulam district. In fact, more than 632 kilometer long railway line has been doubled and electrified. But the efficiency of the running of the train is not up to the mark. I would request that the system of the signal system, if it can be converted into sufficient funds is provided for converting the manual signal system to automatic switching system, the efficiency of the train services can be multiplied, and that will be beneficial to the passengers. Kerala is blessed with more than 2,500 kilometers of inland waterways. The government should provide sufficient funds for developing those waterways so that that will be a boost for the Kerala's economy. The Kumaragam, madam, only one point. Kumaragam is in my constituency, which is declared as an iconic tourism center. It was declared in 2017. So far, no fund has been provided by the government for developing that tourism center. It is an internationally famous tourism center. I have earlier in this house requested that the government should provide some funds for construction of a tourism highway from Kottayam via Kumaragam to Cherthala, so that the tourism progress will be.
धन्यवाद मैडम। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी धन्यवाद जनाती हूँ क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का मौका दिया मैडम। 75 ग्रांट्स में 6 अप्रोप्रिएशंस के इंक्लूडिंग द फर्स्ट बजट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स which the finance ministry has submitted a revised gross expenditure plan totally approximately 4.36 crore for the approval by the parliament. The revised net cash expenditure is estimated to be 3.26 crore, of which 1.1 lakh crore comes from the increased receipt and existing outlay savings. मैडम, हम जिस क्षेत्र से आते हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं मैडम, ये टोटली जो है कृषि प्रधान इलाका है और 2021 साल में एक ही साल में 3 बार बाढ़ आया था। दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले भी बाढ़ आ चुका था, तो एक साल में 3 बार, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ के किसान लोगों का क्या क्या समस्या है, वो क्या क्या समस्या से जूझते हैं मैडम। और सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में और उस डिस्ट्रिक्ट में चावल आलू का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे राज्य सरकार इस बार जो खाद के लिए नवंबर महीना में केंद्र सरकार को लिखा था कि 2.5 मेट्रिक टन हमको खाद की जरूरत है, उस जगह पर जो है जो आलू के किसान या जो खेती करते हैं उनको उस जगह पर 2.5 लाख टन की जगह पर सिर्फ 70,000 टन की जो खाद है उनको दिया गया, जो सफिशिएंट नहीं था और इसके वजह से वहाँ के किसान लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ और दुगनी तिगनी दानों में भी कुछ किसान लोग खरीदे। और ये चीज पर भी जो है हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी ध्यान दे और हमारे जो क्षेत्र हैं जो SC ST OBC इलाका सबसे ज्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, उस जगह पर जो है 2021 साल दिसंबर से लेके टिल डेट जो है मनरेगा के 100 दिन का काम का पैसा बाकी था। तो बताइए जो ग्रामीण इकोनॉमी इस चीज पर निर्भर है, उस जगह पर वहाँ के आम आदमी का क्या प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे थे, ये हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी, वो भी एक महिला है, वो ये चीज को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वित्त मंत्री जी कोई बात नहीं, वित्त मंत्री के बाद वो गृह मंत्री भी बन सकते हैं। तो वित्त मंत्री जी को हम चाहेंगे कि ये चीज वो समझे कि कितने पीड़ा के सहित वो लोग अपने दिन काट रहे थे मैडम। और जो है हमारे एजुकेशन पर जो है जितने भी स्कॉलरशिप्स है वहां पर जो है कटौती हो रहे हैं। इवन मौलाना आजाद फेलोशिप प्रोग्राम में भी कटौती हुए हैं। 2014 में 6,722 जन में से सिर्फ 700 जन को ही दिया गया है। तो ये सब माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों पर जो ये कटौती हो रहा है स्कॉलरशिप पे, ये चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि 2 करोड़ के जो नौकरी देने का 2014 से वादा किया गया था, लेकिन जो भी है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो मंत्री जी ही जवाब देंगे। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लोगों को लिया जा रहा है और इससे किसको लाभ हो रहा है? सिर्फ ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी दे रहे हैं किसी को, उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना उनका PF है ना मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे ये तो सोचना पड़ेगा। आज इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट इट। रेल में भी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं और जो है हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो 6 करोड़ रुपया है, जिसमें से 90 करोड़ रुपया जो है और भी दिया गया, उसमें से 50,000 करोड़ का इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ 11,000 करोड़ यूटिलाइज होते हैं देने के लिए। बाकी जो पैसा बचे हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग EPS 95 में जो हमारे पेंशन स्कीम है उसमें 65 लाख जो बेनिफिशियरी है उन लोगों को दिया जाए, ये चीज भी सोचना चाहिए। और हमारे FD रेट्स जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन पर भी सोचिए, क्योंकि जो सारा जिंदगी जॉब करने के बाद फिर वो कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन अगर उनका फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी दिन ब दिन कम होते, चाहे उसको एकदम
एक अमाउंट ठीक रखिए, या नहीं तो इस तरह कम होने से उन लोगों का दिक्कत हो रहा है। और जो है, और 1 मिनट आपसे लेंगे मैडम। और हमारे जो क्षेत्र है आरामबाग, वो मैंने पहले ही कहा 2021 में हमने 3 बार बाढ़ को फेस किया है। अब बताइए, पीएमजीएसवाई के जो रास्ते हैं वो भी पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो वो तो खराब होने ही होने हैं। और खानाकुल जो पानी में डूबा हुआ रहता है, वहां पर गणेशपुर टू नतीपुर फेरी घाट जो 250 मीटर एक लकड़ी के ब्रिज है, उस चीज को हम मांग रखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको कंक्रीट ब्रिज बनाने का सोच रखते हैं। और हमारे रेल के 4 मांग है, जो चंदनपुर सबवे, भवादीगी टू कामरपुकुर जो हमारे इसके पहले बीजेपी के सांसद हमारे सौमित्र खान ने कहा, ये बहुत जरूरी है मैडम। भवादीगी टू कामरपुकुर जो है रामकृष्ण। Thank you, Chairperson, Madam, for allowing me to speak on this discussion on the supplementary demands for grants 22-23. I thank you for providing me the opportunity. The total expenditure in 22-23 was estimated at 39.45 lakh crore in the union budget. Our finance minister, on behalf of our government, seeks the approval of this house to authorize additional expenditure of 4.36 lakh crore. The need for supplementary grant has arisen to meet the development plans and priorities of our government. However, if we see one of the main factors, it is because the fertilizer subsidy burden has exceeded the budget estimates in the back. If war in Europe and need of the government to continue support additional requirements for providing food grains to our brothers and sisters. Madam, as a rebounding effect, this has impacted the oil prices, in turn causing the inflation level to rise. It is always the economically weakest section of our society who are affected badly by this economic disruption. It is hence the duty of the government to provide the population with a support system, at the same time improving the macroeconomic parameters of our economy. It is with this intention our government has sought the approval of this additional expenditure towards food subsidy, food procurement, and additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. As the approval has been sought for expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas towards payment of LPG subsidies to oil marketing companies and LPG connection to the poor under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Despite volatility, the Indian economy has shown extreme resilience. In the past few months, measures have been taken by our government and the Reserve Bank of India as well as to curb domestic prices of key commodities, which helped in cooling inflation. If we compare consumer prices in India with that of other major economies, it will be clear that India is recovering at a much faster pace than others. Madam, India has overtaken the United Kingdom to become the world's 5th largest economy and is now behind only the US, China, Japan, Germany, and according to IMF projection. A decade back, during the UPA rule, India was ranked 11th among the largest economics. It is this remarkable achievement by the NDA government under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji that India has got the privilege to assume the presidency of G20 that works to address major issues related to the global economy. I congratulate our Honorable Prime Minister and our Finance Minister for making India a strong and trusted economy in the world. According to the World Bank, India must continue to prioritize lowering inequality while also putting growth-oriented policies into place to boost the economy. Madam, even in terms of economic growth, India is projected to be the fastest growing among other economics, according to the IMF latest World Economic Output report, as per the report. And I once again congratulate our government and our minister for this remarkable success. With this, I support this. Thank you.
श्री कातिर आनंद जी। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the demands and grants. Madam, last 8 years, the farmers' income has not doubled at all. We can see from the figures that the number of suicide cases only has doubled. When a complete analysis of the farmers, when we see the number of cases because of the suicide, it results that the farmers have not been benefited from this government at all. A complete analysis of a farmer's total expenditure and the techniques and the amount invested by the farmers has to be first taken and ascertained. An expenditure estimate has to be done by the union government. Only then, according to that expenditure, you may be able to fix the MSP price for the farmers. But that has not been done by this government at all. And the government has always been telling that the MSP has been fixed, benefiting to the farmers, but down south, nothing has happened at all. So I request the government to expedite the estimation of expenditure by the farmers and then exactly fix the MSP prices. If we cannot double the farmers' income, at least double the financial benefits through the Kisan scheme. Without this doubling the efforts or giving more incentives, the farmers will not be benefited at all. There are another segment of farmers who don't own the land. How are they going to be benefited? So when these farmers are going on a contract basis, when they approach the banks and they don't give a loan, and they are not eligible for Kisan benefits also. So farmers who go on a contractual farming, those agreements have to be acknowledged by the government of India so that the beneficiaries or the benefits can be extended to them also. Nearly 55% of the agri workers are from this segment where they don't have land bank. So I urge upon the union government to look into this matter also. And when you talk about contract farming, a digitalization, more funds to be allotted to the digitalization of the agriculture land so that the real beneficiaries should be benefited. And also the banks which are offering finances to the agriculture sector are not looked upon. When the farmers or the contractual farmers, when they approach the bank, they are not being given the proper response, and the agriculture loan facility is not being that much fruitful for the farmers down south. Sir, when we talk about irrigation, when I continue to talk about agriculture, we have to talk about the irrigation also. Like water is the main source of oxygen for irrigation, and linking of the peninsular rivers, that is a major scheme that has to be looked upon by the government of India, and more funds to be allotted to that. But the government is not keen on interested or linking of these rivers. That is what we can see from the figures. I urge upon the union government to allocate more funds for linking the rivers. Sir, as a lower riparian state in Tamil Nadu, we are struggling to get right share of water from the neighboring states, especially Karnataka and also other states. So I urge upon the chairperson, through you, I urge upon the government of India to request the neighboring states to release the right share for water, especially from Karnataka. Thank you. And also, when we talk about, after we talk about agriculture, we have to talk about the road infrastructure. Our Tamil Nadu Chief Minister has been repeatedly asking the union government to speed up the 8 roads that Chief Minister already returned to the government of India to speed up on. But this government is not ready to do that. It is all on the papers, but the more funds have to be allotted and necessary steps have to be taken to speed up those kind of a process. And this government has to look upon not only allocation of the funds, but also materializing those contracts. So I urge upon the government of India, union government, to look at road sector and implementation as soon as possible, sir. Sir, when we talk about roads, I have to talk about Nahai also. Sir, last government, in the last financial budget, in my constituency, Vellore,
nearly about 20 crores has been allotted to a Perumugai a bridge. Nothing has happened. Virjipuram bridge, which is 28 crores allotted on the Nahai highway, nothing has happened. Pututaka, which has been 28 crores, nothing has happened. So everything is there in the papers. We are happy about the budget figures, but we are not happy about the progress of the activities or the money which is spent upon. Sir, Nitin Gadkari ji announced in this August House that there will be no toll roads between 0 to 60 kilometers. That is what is the announcement that has been recorded in this House. But in my constituency, they have built up a toll road in Vellore parliamentary constituency, in KV Kuppam assembly constituency. They have built up a toll road. I was the convener of the meeting along with the district collector. When I asked the Nahai authorities, they were stubborn and they didn't give me any answer at all. They said, we just built it. There are no evidences. There are no paper records to substantiate the toll road. So the 0 point is Bhadrapalli in Andhra Pradesh. From there, the toll road is less than 12 kilometers, but they have built up a toll plaza. I urge upon the union government to abolish it as soon as possible. Sir, regarding railways, I don't know why this government, whenever a member of parliament approaches the railway ministry to requesting them to stoppage of any trains or any facility, that has not been acted upon. But a number of money, crores and crores, has been spent by the railway department. But when, as a member of parliament, when you go and ask for simple things, it does not happen. But I'm concluding, madam. 2 minutes, I'm concluding, madam. But in this August House, I want to talk about a project that is linking of Chennai and Viluppuram via Vellore. So that project was commenced, funds were allocated. That is only one lane. But this government went upon taking up of nearly land bank where 40,000 people are living. Without any notice, the government has started doing that. That is in my Vellore constituency. I urge upon the government to stop that, take land, whatever is required, but don't take away the people's lives from there. That is one important thing, sir. Another important thing, so much money is being spent by the railway department. I'm coming to 1 minute, only 1 minute. I'm in my Vaniyambadi constituency, right from the day I was elected and brought into this house, I am asking for one LC81 bridge. Every year I've been bringing it to the notice of the government, but it has not happened. I'm finishing my last only 1 minute, very golden minute, madam. I am telling this August House, sir, I want the LC81 bridge to be constructed as soon as possible, funds to be allotted. Number 2, in my Vellore constituency, if the government is still stubborn in taking away the lives of 40,000 people, I'm telling this August House, after my resignation, on my deathbed only, the people can be moved away from this house. So I tell this government that extra land to be stopped. Taking of extra land to be stopped. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की बहुत एसेंशियल चीज है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमें तेल, डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी क्योंकि हमारे पास रिजर्व मनी नहीं थी। आज एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक MEIS स्कीम थी जिसके तहत 7% इंसेंटिव दिया जाता था, उसकी जगह रोड टैप स्कीम लेके आए जिसके अंदर 1% से भी कम 0.6% इंसेंटिव दिया जा रहा है। मैडम, आज के दौर में जंग के बादल हमारे ऊपर भी छाए हुए हैं, न जाने कब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और वही कंट्री सर्वाइव करेगा जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा। वो रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेंटिव दिए जाएं। हमारा मुकाबला चाइना से होता है। आपको हैरत होगी, कंबोडिया जैसे कंट्री ने, नेपाल जैसे कंट्री ने हमसे ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपोर्ट में दे रखी हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। दूसरा, जो ICD
जितने भी हमारे कंटेनर जाते हैं जो शहरों के अंदर हैं, वहां पे 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है और एक्सपोर्ट का माल ले जाने में परेशानी पड़ती है। शहर से बाहर आईसीडी का कंटेनर डिपो होना चाहिए। मैडम, माइनॉरिटीज इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, 20% लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया, जिससे मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इन सब पे इफेक्ट हुआ है। क्या सरकार नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज के लोग भी रिसर्च करें और पीएचडी वगैरह अपनी पूरी कर सकें? मेरिट कम मींस को बंद कर दिया गया है, जो सिर्फ टारगेट है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, बाकी तो सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैडम, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के अंदर अगर दो सांड लड़ जाते हैं तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है, और जब पूछा जाता है तुमने मार्केट क्यों बंद किया, तो कहते हैं हमें लगा जीएसटी की टीम आ गई। जीएसटी के लोगों ने हमारे छोटे व्यापारियों को चोर बना रखा है। कहीं ना कहीं उनको परेशानी इतनी जबरदस्त हो रही है, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जीएसटी वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे व्यापारियों को तंग ना किया जाए। मैडम, हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम फैसिलिटीज हैं। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना एम्स एस्टेब्लिश करने की है। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का सेंटर है, और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 42 साल पहले 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मेरी डिमांड है कि उस जमीन के ऊपर एक एम्स बना दिया जाए, ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़े और दिल्ली में तारीख पे तारीख उनको ना मिले। एक मिनट मैम, मैं बहुत बार कह चुका हूं मुरादाबाद से बॉम्बे की ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ बहाने अधिकारी लोग लेते हैं। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से मुरादाबाद की ये डिमांड है, आपके माध्यम से अगर सरकार इस पर संज्ञान ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया मैम। आजम जी, अजमल जी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, पूरे हिंदुस्तान की बातें सारे साथियों ने कर ली। अब हमारे आसाम, चूंकि मैं आसाम से आता हूँ, आसाम की 3-4 समस्याएं मैं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। 1 नंबर फ्लड है आसाम में, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र मैडम, और इसके लिए मैं 3 मरतबा से एमपी हूँ, अभी चौथा इंशाल्लाह आएगा और फिर मैं आऊंगा आपके सामने जीत के। तो फ्लड और इरोशन का मसला जो है वो आज तक नहीं हल पाया वहाँ, और उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे ऐसे रखें कि कुछ तो इसके लिए करे। फ्लड और इरोशन में लाखों लोगों का घर बह जाता है, जमीनें बह जाती है, जमीन बर्बाद हो जाते हैं, वो खेती के लायक नहीं रहते, लोग मर जाते हैं, फ्लड में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। तो इसके लिए खास करके मेरे इलाके में मैडम धुबड़ी, साउथ शालमारा, मनकाचर, ग्वालपाड़ा, बड़पेटा, करीमगंज और जलेसर, हर जगह में इरोशन ही इरोशन है और फ्लड ही फ्लड है। नंबर 2 मैडम, सारे ही लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ये अच्छा आगे बढ़ेंगे? कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा? यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फंड के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का, जो आजाद साहब का सपना था नेशनल, उसको भी पूरा करे, उसको फिर से जारी किया जाए, ये मेरा डिमांड है। और स्कॉलरशिप जो बंद हो गया है उसको इमीडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए और पढ़े, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाए और रिसर्च के अंदर आगे बढ़े। नंबर 3 मैडम, के हमारे आसाम में इस वक्त इस सर्दी में, यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम, हर तरफ इलेक्शन चल रहा है, उच्छेद उठा देते हैं लोगों को। जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं
उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए रात को लाके नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगा देते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं। कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अगर इलीगल है उसको उठाएं, लेकिन इतना तो टाइम दे। इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इलेक्शन को बंद किया जाए। उसके बाद आप कानूनी एक मिनट मैडम, उसके बाद हमारे आसाम में टी गार्डन आप जानते हैं पूरी दुनिया आसाम की टी की चाय को पीती है उसके लिए, लेकिन उनके मजदूरों को जो बुरा हाल है मैडम, उसके तरफ प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों को ख्याल किया जाए। उनको कोई फैसिलिटी मैडम नहीं है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ है, आसाम पानी की जगह है, फिशरमैन हमारे यहाँ है जिनको हमारे यहाँ आसाम में माईमाल कहते हैं, उनकी भी हालत मैडम बहुत खराब है। उसके तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कुछ फंड देने की जरूरत है। मैडम एक ही श्री बी महताब जी प्लीज मैडम, बस एक रहेगा जी। उसके बाद आसाम में ये जो फ्लड और इरोशन की वजह से मैडम किसान बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की जमीनें इरोशन में बह जाती है और कुछ लोग उसके बाद जब गर्मी उसका शुरू हो जाता है तो उसके अंदर सूखे में मर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने बीच पास कराया था मैडम। बोलने दीजिए इनको भाई, हो गया सारा पॉइंट आपका आ गया, सभी पॉइंट आ गया, बैठा जाए और जोर देंगे, हम जोर देंगे उसको। Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion deliberations relating to supplementary demand for grants, first batch for 22-23 and demand for excess grants 2019 and 2020. The Union government has proposed next extra rupees 3.26 trillion primarily due to higher payouts for food and fuel subsidies. This is over and above the estimates outlined in Budget 22-23 and includes additional outgo of over rupees 1.09 lakh crores towards fertilizer subsidy. Also, approval has been sought for meeting expenditure of the Food and Consumer Affairs Ministry for rupees 80,348.25 crore to be used mainly for distribution of free food gains under the National Food Security Act and for an additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, that is around 60,110.32 crores. This reminds me about the kartavya which this government is doing. 3 years ago, in 2019, when there was a first virus broke down in Wuhan in China, and we got affected after 4 months by March 2020, the government came out with a very good scheme providing 5 kg of rice to every poor family. Around 80 crores of families were provided 5 kg, but still it continues. And I believe that was the kartavya of the union government to provide that much of succor to the poor people. At the same time, I would say, just providing paddy free of cost to the people became a success because state governments also at the same time saw to it that it is reaching the needy people. So therefore, I would say in Odisha, when Navin Patnaik government started providing 5 kg of rice to every needy people in 1 rupee per kg, that is 5 rupees per 5 kgs in Odisha. Before that, we had experience in Odisha when Congress was in power. A lot of bungling was taking place. It was not reaching the poor beneficiaries. So one clarion call was given by our Chief Minister saying, अगर किसी ने ये चावल धुंधला किया तो वो पाप है.
reminding everyone that if you indulge in this type of activity, it is sin. Ye paap hai. So therefore, I would say Prime Minister showed us the Kartavya path, and the Chief Minister of Odisha showed us what is dharma and what is niti. So in that respect, when both the wheels work together, state and the center work together, then we have progress. And actually the poor are the greatest beneficiary. This reminds me, in 1965, during the Indo-Pak War, the then Prime Minister had requested the whole country that skip one dinner or one meal per day. And whole country agreed to it. पूरा देश उसको माना और कई लोग उस समय चावल खाना भी छोड़ दिया और हर सोमवार को रात को खाना भी बंद कर दिया. 1971, we had Bangladesh war. And that time the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, imposed a refugee tax, I would say. Every one of us during that period, a refugee stamp was put on inland post or in the postcard or in the envelope. And that money was collected to benefit the refugees. Lakhs of refugees had come from Bangladesh. And to provide them, every individual of this country also contributed. Similarly, I would say now, the present Prime Minister, during the COVID-19 period, also gave a clarion call that we also have our duty to perform, our duty for our countrymen and also for the people at large who are very much poor, who are bereft of any employment. In that respect, I would say now we could do this because there is enough and more. In the 70s, we saw to get a phone line connection was a luxury. Now we have mobile, even money is getting transferred through QR codes. In the late 90s, to get a gas connection was a Herculean task. As MPs, we were issued some quotas. Now there is plenty. Government is providing Ujjwala, and gas companies are searching those houses which do not have gas connections. And rather in this house, I have heard that you are only providing free of cost only one time. You should provide it more. That's a demand. But providing gas connection was a dream earlier. Now it is the gas companies are searching which household does not have gas connection. They are going to provide it. We have been through a level of scarcity. I've seen it during my school days, during my college days, even during the time when I first entered into the public life. It was a scarcity all along. And now there is a level of sufficiency. There is a level of sufficiency. The finance minister may say the country has enough for everyone. And all this needs financing, which is reflected in this first supplementary demand for grants. With savings likely under other heads, I do not see the supplementary demands resulting in a meaning break of the fiscal deficit target of 6.4% of GDP. Additionally, CapEx has been augmented by around 31,000 crores, which should help ensure that the CapEx target is achieved. The government's fertilizer subsidy will rise to rupees 2.3 to 2.5 trillion in this fiscal year. The additional allocation for fertilizer subsidy is meant to help insulate the farmers from the impact of a steep increase in the cost of fertilizer due to sharp increase in the international prices of fertilizer and raw materials. The center's net tax revenue is expected to exceed in this financial year, financial year 23 budget estimate of rupees 19.35 trillion rupees by around 2.5 trillion. This means the government does not need to raise its gross market borrowing
in the second half of this fiscal from the proposal level of 5.92 trillion rupees. The extra revenue, Madam, expected over the budget estimate and savings in various schemes, along with a higher nominal GDP growth, would help keep the fiscal deficit within the financial year budget estimate of 6.4% of GDP. One can safely say that roughly the centre's spending could still be rupees 2.5 to 3 trillion more than the budgeted 39 lakh crores for the current financial year. Here I want to remind this House. Imagine of December 2019, when the virus first broke out in Wuhan of China. We were panicked, but it reached us in March 2020. Today, when we are sitting in this house or when we are moving outside, we are very normal now. But remember, another China stream of virus has already broken out. And now, because there is no zero tolerance in China, it will spread. शॉर्ट करिएगा. हाँ जी. It will spread. Government should be prepared for it. We all should be prepared for it. If in God's grace, Lord Jagannath's grace, if it doesn't come, then well and good. But we should also be prepared for all eventualities. It will, it may, it may not affect us. But can we insulate ourselves? That is the question which also the finance minister and the government has to ponder, and equally all of us has to ponder. An idea has floated, Madam, I'm concluding now. An idea has been floated that the government should look at mechanisms similar to GST Council for Agriculture to foster consensus in national policy making with states and harness the potential of this sector. 45% of population are still dependent on agriculture, though it contributes only 14% of India's GDP. I have three questions, sir. Madam, three questions. One is the government thinking on replicating the philosophy of good working of the GST in agriculture sector? Will government take steps making cess and surcharges part of the divisible pool if continued beyond a specified period by amendment of the Constitution? And three, rate of interest on refinance under medium-term conversion loans. Question is whether NABARD be advised to provide refinance at par with the interest rate charged on STSAO refinance to facilitate the farmers to avail the relief measures of conversion, reschedulement of crop loan on account of crop loss exceeding 33% caused by natural calamities. It is much, much beyond. I think the finance ministry has to look over it. With these words, I conclude, madam. श्रीमती संगीता आजाद जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। मैम, इस अतिरिक्त बजट की मांगों में मेरी भी संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ के कुछ मांगों को शामिल किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। सबसे पहले SC, ST, OBC एवं EWS के जो छात्रों की संख्या के अनुपात में जो छात्रवृत्तियों प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें काफी कटौती की गई है, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। मेरा सरकार से मांग है कि इस अतिरिक्त बजट में उस छात्रवृत्ति जो कम कर दी गई है उसे पूरा कर दिया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने में, गरीब छात्रों को पढ़ने में मदद मिल सके। साथ ही विभिन्न एजुकेशनल बोर्ड जैसे स्टेट मेडिकल फैकल्टी और अन्य बोर्ड है, जिसमें 12 बिंदु जैसे एफिलिएशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे 18% GST ली जा रही है। इस GST को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कॉलेजेस पे और छात्रों पर इसका फीस का बहुत भार पड़ रहा है। तो मेरा यह भी अनुरोध है कि इसको GST से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ जो PhD में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है उसे चालू की जाए।
ओल्ड पेंशन स्कीम, मेरा इसके पहले जो बजट हुआ था उसमें भी मैंने डिमांड की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल की जाए। साथ ही वाराणसी से लालगंज वाया आजमगढ़ होते हुए जो नई रेल लाइन स्वीकृत की गई है, उस पर फंड आवंटन हो चुका है। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिस पे आपने मेरी मांग को पूरा किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन यह भी कहना चाहती हूँ कि धन आवंटन होने के बाद भी अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस काम में तेजी लाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही मेरे जिले में एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से आजमगढ़ के लिए भी चलाई जाए। हमारे जनपद आजमगढ़ में मंदूरी हवाई अड्डे को विस्तार के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी आंदोलन चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की समस्या को सुनी जाए, उनकी जमीन के बदले पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपने आप को पुनः स्थापित कर सके और हवाई अड्डे का संचालन सुचारू रूप से चालू हो सके। मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज के विधानसभा निजामबाद में भदुली से लेकर निजामबाद होते हुए पवई कलान तक और विधानसभा अतरौलिया में हिरौला बाजार से कप्तानगंज का रोड काफी क्षतिग्रस्त है और काफी बार इसकी डिमांड की गई, लेकिन अब धन कमी होने के कारण यह अभी तक टूटा पड़ा हुआ, इसे बनवाना बहुत आवश्यक है। पीएमजेएसवाई के तहत जो धन आवंटित हुआ है उसे मेरे जिले में और बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ बहुत से ऐसे रोड है जिनको इस योजना में शामिल करना अनिवार्य है। साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे जिले में जो पीएमजेएसवाई के रोड पीडब्ल्यूडी के पास है वो तो 60% तक पूरा हो चुका है, लेकिन जो रोड आरईडी के पास है उसमें समस्या यह है कि आरईडी विभाग ने 4 से 5 सड़कों को एक साथ टेंडर में दिया है, जिसके कारण कोई भी ठेकेदार टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जिससे बैच 1 और बैच 2 की सड़कें अभी तक पूरी नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले और विभाग को आदेशित करे कि एक एक सड़कों का टेंडर किया जाए, जिससे सड़कें जल्द से जल्द बनवाई जा सके। पर्यटन विभाग की योजना थी कि तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण एवं सड़कों को जोड़ा जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि आश्रम, शीतला धाम, मां परमेश्वरी धाम और ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको सुंदरीकरण की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इस डिमांड को भी सरकार इस अतिरिक्त बजट में शामिल करे और आपने मुझे बोलने का पर्याप्त अवसर दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री जसवीर सिंह गिल जी। ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਡੀਏਪੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ
ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 4777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜੂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ, 9% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਤ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰਡਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਪੰਜਾਬ। श्री अरविंद सामंत जी। माननीय चेयरमैन महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने अब ये एडिशनल एक्सपेंडिचर का 4,36 करोड़ का फिस्कल अपने सदन में पेश किया है। उसमें 1,9 लाख इसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए है, और सब्सिडी भी फूड पे 80,348 करोड़ की है। अब इसमें देखते हैं तो किसानों की अवस्था जो है वो आज भी इतनी बुरी है कि आप जानती हो कि पिछले वर्ष में खास करके जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो वातावरण में बदलाव आए, उसमें 3 से 4 दिनों में 271 दिन विभिन्न वातावरण रहा। उसमें 2,592 किसानों की मृत्यु हुई। 1.81 दशलक्ष से हेक्टेयर उपज खत्म हुई, बर्बाद हुई। 4,22,000 4,22,000
812 घरों का नुकसान हुआ, 69,390 जानवरों की मृत्यु हुई। ये पूरे देश की हालत है। इसमें हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी मृत्यु हुई। आप जानती हो कि महाराष्ट्र में तौक्ते और एक निसर्ग नाम का चक्रवाक आया। उस चक्रवाक में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद मिली नहीं। उसमें महाराष्ट्र में भी जिस तरह का वातावरण बदला है, उसमें 67 डेज भारी वर्षा हुई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, 54 दिनों में बिजली और तूफान हुआ, 24 दिन गर्मी में गए। ये सारे वातावरण के बदलाव का परिणाम हमारे किसानों पर होते रहा। और इसमें फसल बीमा योजना जो आपकी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, माननीय अर्थ मंत्री जी अभी यहाँ राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप जानते हो कि बीमा कंपनियां किस तरह के चेक दे रहे हमारे किसानों को, 52 रुपया, 50 रुपया। तो ये फसल योजना है या फंसी हुई योजना है? इसके ऊपर भी आप, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपना भाष्य करें। हमारे यहाँ गाँव में जो PMGSY में जो रास्ते बनने हैं, सड़कों की मांग है, उस सड़कों की मांग पर आज सुबह हमारे विनायक राउत जी का भी और हमारे ओम राजे निम्बालकर का सवाल था। उस सवाल में भी आप देखिए कि PMGSY में जो सड़कों की मांग होती है, 6000 किलोमीटर की बात ही है, इस बार तो सिर्फ 271 किलोमीटर दिए, तो 3000 किलोमीटर बचे हुए हैं। इतने इतने छोटे छोटे दे दोगे। छत्तीसगढ़ को जब 5000 किलोमीटर देते हो तो महाराष्ट्र को 400 किलोमीटर देते हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं मांग करता हूँ। सागरमाला योजना के तहत 70 करोड़ रुपए आपने दिया, आप महाराष्ट्र के हो, विशाखापट्टनम का पुनर्विकास के लिए पैसे दिए, बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों मुंबई बंदरगाह के बारे में बात नहीं करते? जब हमारे मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब थे तो उन्होंने पूरे पूर्व किनारे का विकास करने की बात की थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था। आज तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी सागरमाला में ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुंबई बंदरगाह, JNPT बंदरगाह, वहां अदानी पोर्ट की बात होती है, दोनों बंदरगाह डब्बे में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं मदद करेंगे। आप ध्यान में नहीं दोगे और आप महाराष्ट्र के होकर भी ये वो तो छोड़ो, मुंबई भी ये मत सोचो, ये महाराष्ट्र का अभिमान की बात होगी अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। और आपके पास अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने दिया, आप जानते हो मुंबई के दूरदर्शन पर आप जाइए, वहां के कर्मचारियों की हालत बहुत है, खास करके कल्चर जो एक्टर्स है उनके बारे में भी बहुत बड़े सवाल है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो बहुत बड़ी समस्या अभी देश में खड़ी हुई है। माननीय चेयरमैन मैडम, हमारे मंत्री जी कहते हैं कॉलेजियम नहीं चाहिए, फाइल क्यों भेजते हो? वहां से राष्ट्रीय जो न्याय आयोग बना उसको बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लड़ाई अपने लिए अच्छी नहीं है। संविधान के तहत जो चारों महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर वो आपसे लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो न्याय किस कब मिलेगा? आप ये लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपने 12,000 करोड़ दिया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात आपको बोलता हूं कि हमारे मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस था, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। हमने केवाड़िया स्टेशन बनाया, हमारे आदरणीय लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, स्टेशन के उसके परिसीमा में भी स्टैचू बनाया। हमने कर्नाटक में विश्वेश्वरैया का स्टैचू बनाया, एक इंटरनेशनल स्टेशन बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं है। और वो स्टैचू बनाया था, फिर भी आज तक वो स्टैचू वहां नहीं बन रहा है। अब वो वहां के GM कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो स्टैचू कैसे बनाया था? पुतला तो बनाया था। तो मैं मांग करते रहा हूं आपकी उसमें ये स्टैचू जल्दी से जल्द बन जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अच्छी बात की आपने, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए भी और न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बॉन्ड के लिए पैसे दिए। सर, परसों मैं इतवार को मैं अणुशक्ति नगर में गया था, वहां की यूनियन का कुछ प्रोग्राम था, तो वहां एक 5 मिनट लगेंगे प्लीज। वहां ये मांग हुई कि मुझे बुरा लगा इस बात का, इतना महत्वपूर्ण अभिमान का वो एटॉमिक एनर्जी का प्रकल्प, वहां के कर्मचारियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा असंतोष वहां पैदा हुआ है। मैं आपको विनती करता हूं उसके आप ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी। MTL BNCL के बारे में तो सभी बता रहे, आपने उसका जो
वैलिडिटी गैप फंडिंग किया है, स्वागत करता हूँ। 1.64 करोड़ का वो बना था 22 जुलाई की जो मीटिंग हुई कैबिनेट में, उसमें 1.65 करोड़ का आपने रिवाइवल पैकेज दिया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जब मर्जर की बात नहीं हो रही, इसमें मेमटेल को पूरा मतलब दुर्लक्षित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? मुंबई और दिल्ली शहर में हम सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ ही तकलीफ दीजिए। देखो अपनी सर्विस कैसी है मैडम। एक 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट 2 मिनट में खत्म। तो एटलीस्ट मैं अपेक्षा करता हूँ वो मर्जर की जो बात है वो जल्दी से जल्दी करिए और उससे लोगों को, हमारे कर्मचारी को राहत दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप जानते हो मुंबई शहर में एनटीसी कितनी मिली, उसका पुनर्विकास की बात आती है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समय कम है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपने जो दिया है उसमें मैं बार बार मांग करता हूँ, नए बच्चे को साइबर क्राइम सिखाओ, मॉरल सिखाओ, क्योंकि आजकल बच्चे जो जिस तरह से अपराध में मिल रहे हैं वो बहुत बुरा लग रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति का उसको उनको एक कल्चर पैदा करने की आवश्यकता है, स्वच्छता अभियान की करने की आवश्यकता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर में 2 ही मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा बोलता हूँ और एलआईसी का जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, एलआईसी को आपने कहा कि आईडीबीआई बैंक के आपकी जो 15% स्टेक था वो 51% करने को लगाया और एलआईसी ने 25,000 करोड़ रुपए आईडीबीआई में डाला। अब आप कहते हो कि एलआईसी के शेयर 30% वापस बेचने को ला रहे हो और बिकने जा रहे, तो एलआईसी ने वो 60 रुपीज में खरीदा था, अब कितने क्या दाम में आप बेचने जा रहे हो? और उसमें आपने यहाँ जो रिपील एक्ट, आईडीबीआई का रिपील एक्ट बना था, तो कर्मचारियों को गारंटी दी थी कि आपकी जॉब सुरक्षित रहेंगे। इसके बारे में उनके मन में शंका है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक वाक्य में करता हूँ। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आ रही है वो बहुत बहुत गंभीर प्रश्न लेगी। किसानों के बारे में दुर्लक्ष्य हुआ, आज कर्मचारियों के बारे में दुर्लक्षित हो रहा है और इसके लिए कहीं भी प्रावधान नहीं है। हम एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड एटलीस्ट कुछ उनको कुछ देने के लिए तो रखो, कोई रहा ही नहीं, जॉब नहीं, कंपनियां बंद करते जा रहे हो और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कुमार जी, மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே வணக்கம். இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்ட் மீதாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதி என்பது மிக குறைவாகவே ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ரயில்வே தொடர்பான திட்டங்கள், பீகாருக்கு 6,606 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது, ஆந்திராவுக்கு 7,032 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டு திட்டங்களுக்கு 3,365 கோடி தான் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கே புதிய ரயில் திட்டம் எதுவும் கடந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு துவக்கப்படவில்லை. இந்த துணை நிதிநிலை அறிக்கையிலே அதற்கான கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று பார்த்தால் அதுவும் ஏமாற்றமாகத்தான் இருக்கிறது. மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்தும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்று. ஆனால் அந்த திட்டத்தின் கீழ் கடந்த பட்ஜெட்டிலே 25,000 கோடி ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையும் கூட முழுமையாக விடுவிக்கப்படவில்லை. இதனால் அதிகமாக கிராமப்புறங்களை கொண்டிருக்கிற என்னுடைய விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருக்கிற நிலமற்ற விவசாய கூலிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டில் அதற்கான நிதியை கூடுதலாக ஒதுக்கியிருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். கல்விக்காக பட்ஜெட்டில் கூடுதல் நிதியை ஒதுக்குவோம் என்று தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஜிடிபியிலே 6 விழுக்காடு கல்விக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த பட்ஜெட்டை விட இந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு கல்விக்கான ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக SC/ST பிரிவினருடைய உயர்கல்வி, அதற்காக வழங்கப்படுகிற ஸ்காலர்ஷிப், ஃபெலோஷிப் இவையெல்லாம் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டு பல திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோலவே மௌலானா ஆசாத் பெயரிலே இருக்கின்ற ஃபெலோஷிப் சிறுபான்மை மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்காக, ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு
உதவுகிற அந்த திட்டம் இன்றைக்கு முற்றாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது எஸ்சி எஸ்டி சமூகங்கள் மற்றும் சிறுபான்மை மதங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுடைய படிப்பை மிக அதிக அளவிலே பாதிக்கிறது. அதற்கு இதிலே கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம், அதுவும் குறைவாகவே இருக்கிறது. இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டிலே எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கான தொகை கூடுதலாக ஒதுக்கப்படவில்லை. அதுபோலவே நம்முடைய பிரதமர் பெயரிலே இருக்கிற வீடு வழங்கும் திட்டம் PMAY திட்டம், அதற்கான நிதியும் போதுமானதாக இல்லை. அதற்கான யூனிட் காஸ்ட் என்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக CPWD மூலமாக கட்டடங்களை கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் பார்த்தால் அதிலே 10ல் 1 பங்கு கூட வீடு கட்டுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தொகை யூனிட் காஸ்ட் என்பது வரவில்லை. இரண்டுக்கும் ஒரே விதமான பொருளைத்தான், அதே சிமெண்டைத்தான், அதே இரும்பைத்தான், அதே மணலைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக அரசாங்கத்துடைய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் மக்களுடைய வீடுகளை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் குறைவாக ஒதுக்கும் போது இந்த திட்டமே இன்றைக்கு தோல்வியடைகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே அதற்கான யூனிட் காஸ்டை அதிகரித்து அந்த மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு பேரிடர் மேலாண்மையில் நிதி அதிகமாக, இப்பொழுது கூட ஒரு புயல் அங்கே வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த பேரிடர் மேலாண்மை நிதி என்பது போதுமான அளவிலே தமிழ்நாட்டுக்கு விடுவிக்கப்படுவதில்லை. அதை நாங்கள் பலமுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போய் கோரிக்கை விடுத்தோம். அந்த நிதி கூட்டி வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. அதையும் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்காக நம்முடைய நிதியமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி சொல்லி அமைகிறேன். வணக்கம். धन्यवाद सभापति जी। सभापति महोदय, मुझे 2022-23 के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए आपने समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सभापति जी, आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से अग्रसर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश उनकी ये बराबरी कर रहा है। विश्व के 5 बड़े देशों में से सबसे बड़ा देश आज भारत बन रहा है। यह भारत इसलिए बन रहा है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके आने वाले व्यक्तित्व को देख के भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण विकास में स्वच्छता, साफ जल, पर्यावरण, जलवायु से प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र की, गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को देखते हुए ये विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसान इस देश में ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं। सभापति जी, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और गांव से आता हूं। मैं जानता हूं कि इस योजना का लाभ देश में सबसे ज्यादा गरीब किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक जीवनदान साबित हो रही है। इसके लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार 5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष बीमा इसका सुविधा दी जा रही है। सभापति जी, मैं यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन राजस्थान में इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया है। पैसा केंद्र सरकार दे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम हटा के वो चिरंजीवी योजना का नाम से वो गांव में पैसे दे रहे हैं। इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से ही मिलता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है सभी को घर उपलब्ध कराना है। आज गांव में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जिनके सिर पे पक्की छत नहीं थी, उनको पक्का घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और करीबन 2,60,000 रुपए का जहां पे एक परिवार को लाभ मिलता है। इस स्कीम से लाखों लोगों ने अपना घर खरीदने में मदद की है। इसे इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है। सभापति जी, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 5 किलो मुफ्त का राशन दे
कर इस योजना का सीधा लाभ गांव के ग्रामीण व्यक्ति को पहुंचाया और मैं समझता हूं कि 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना में दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार इस पे प्रतिबद्ध है और उस दिशा में केंद्र सरकार काम भी कर रही है। मेरी तरफ से मैं सदन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को एक नए युग की ओर कदम रख रहे हैं। मैं भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी 5 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज भारत की जीडीपी 7.5% है, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन था, जो अब तक का हिंदुस्तान की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न रहा है। सभापति जी, मैं इसमें कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि एक अनुदान मांग है। अनुदान मांग में मैं मेरे इलाके की बातों को भी जोड़ना चाहूंगा। मेरा इलाका सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ खेती का काम होता है। बहुत बड़े एक खेती का क्षेत्र है, वहाँ पे सारा इरिगेटेड क्षेत्र है। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं डिमांड करूंगा कि इस अनुदान मांग में उसको भी जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और डिमांड करूंगा कि एक कर्मकोर इफ्को खात है, वो सिर्फ सहकारी समिति पे जाती है। इसके अलावा प्राइवेट एनएफएल जो भी खात है वो प्राइवेट कंपनियों में जाती है, प्राइवेट लोगों के पास में जाती है। उससे किसानों को सही समय पे खाद मिल नहीं पाती। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्थान को भी ऐसा डायरेक्शन दे कि इफ्को और कर्मकोर की खाद सबसे ज्यादा पहुंचे, ताकि वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पे जाएगी तो गांव के किसानों को वो बहुत जल्दी और आसानी से मिल पाएगी। मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ पे, मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति जी, राजस्थान में 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सतलुज का पानी हम लोग पी रहे हैं। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए की राशि पंजाब सरकार को दी है, यानी सारी फैक्ट्रियां जो केमिकल युक्त गंदा पानी है उसकी फैक्ट्रियों पे वहां पे एसटीपी लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको भी काम की शुरुआत करें। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में आता हूँ। केंद्र सरकार की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नग्गी एक जगह है जहाँ पे 28 दिसंबर को एक सार्वजनिक मेला लगता है। वहाँ पे एक माता का बहुत बड़ा मंदिर है। 1971 के अंदर वहाँ पे 21 शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे हम लोग, हमारी जो जमीन पाकिस्तान ने ली थी, भारत छुड़ाने में भी सक्षम रहा। उसके बाद में वहाँ पे एक माता का मंदिर बनाया गया जहाँ पे आज भी 28 दिसंबर के दिन पूजा अर्चना होती है। तो इन दोनों स्थानों को, एक हिंदूमल कोर्ट को जो सीमावर्ती क्षेत्र है, आजादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया की यहाँ पे ट्रेन आया जाया करती थी, आज भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो इन दोनों नग्गी और हिंदूमल कोर्ट को सीमा दर्शन योजना में जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, नितिन जी ने एक सड़क की घोषणा की थी जो सूरतगढ़ से 18 एसपीडी जाखड़ा वाली भैरवश्री रावसर नौर और भादरा होते हिसार तक उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज भी इसका प्रपोजल नहीं भेज रही है। तो केंद्र सरकार स्टेट को डायरेक्शन देके उसका प्रपोजल मंगा के उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देगी। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने अपने एक विजन के तहत किसान को हर समय बेनिफिट दिया है, चाहे यूरिया का खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे खेतिहर मामला हो, चाहे पीने का मामला हो, जल जीवन मिशन हो। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को, सभापति जी, सहायता दी है। हम लोग देखते हैं यूरिया 2450 रुपए, यानी 45 किलो यूरिया 2450 रुपए की आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी देकर सिर्फ 266 रुपए यूरिया किसान को दे रही है। इसी तरीके से डीएपी 4000 के करीब, उसका 50 किलो वेट का 4000 रुपए कीमत है, लेकिन 1350 रुपए सब्सिडी के रूप में किसान को सिर्फ 1350 रुपए में केंद्र सरकार दे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 8 साल तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था उसको केंद्र सरकार पूरा कर रही है। सभापति महोदय, कभी विश्व गुरु कहलाने वाला भारत
पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, आज अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के सामने कोई घुटने टिकाने का काम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से नई दिशा में विकास कर रही है। पिछले 8 साल हम सब के लिए गौरवशाली